ध्यान दें, पिछले क्लास में आप सभी लोग देखे, ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और देखे फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच एक लड़ाई हुई, कर्नाटक का युद्ध। इस समय कर्नाटक का पोजीशन आपको बताए थे कि कर्नाटक वर्तमान के किधर है, तमिलनाडु की ओर है और किस तट पर है, कोरोमंडल तट पर है। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध, जिसमें आपको बताया कि पहला युद्ध और तीसरा युद्ध का कारण क्या रहा? अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय कारण रहा। केवल दूसरा का कारण क्या रहा? स्थानीय रहा। तो पहला नंबर हम लोग देखे थे कि किस प्रकार स्पेन के उत्तराधिकार के लिए इसमें मुख्य रूप से लड़ाई हुई और इसमें संधि कौन सा हुआ? एक्सला-सेपल की संधि 1748 में। लेकिन हम लोग फिर जस्ट देखे कि 1749 में दूसरा कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी को आज हम लोग को समझना है। ध्यान दीजिए, आपको समझाया था कि इस समय जो पोजीशन है, देखो बार-बार इसी का काम पड़ेगा, इसके पोजीशन को बढ़िया से समझिए। इस समय मानचित्र की स्थिति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है इस समय दिल्ली के बेल्ट के आसपास थोड़ा यूपी मुगल बादशाह है। इस समय पोजीशन लगभग यही चल रहा है। इस साइड के क्षेत्र में लाहौर और पूरा पंजाब के क्षेत्र में सिख राज्य का उदय। यहाँ पे सबसे मजबूत महाराष्ट्र से हुए। बीच में हुआ क्या है, मेडाइवल में जब पढ़ोगे तो बिन तुगलक के समय पूरे दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य बने। और ये जो बीच का फेज देख रहे हो ये पूरा मुस्लिम साम्राज्य, इसमें है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, इतने साम्राज्य है और ये सभी मुस्लिम साम्राज्य। इसमें मुस्लिम साम्राज्य में यहां से महाराष्ट्र से मराठा का उदय होता है और मराठा इन बेल्टों में, वो हिंदू हैं, इन बेल्टों में अधिकार करते हैं और मुस्लिम केवल इधर की ओर अधिकार किए और यह हैदराबाद के निजाम के नाम से जाने। यही हैदराबाद का निजाम धीरे धीरे अपने क्षेत्र दक्षिण की ओर भी विजय प्राप्त करते हैं और इस समय केरल का जो बेल्ट देख रहे हो यह त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हो कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। यही जो इधर का क्षेत्र देख रहे हो धीरे धीरे ये मैसूर के नाम से जाना जाएगा और यही जो आप बेल्ट देख रहे हैं यह पूरा हैदराबाद निजाम के पास आएगा। यहां से जो मराठा चलेंगे ये मराठा देखते देखते पूरा उड़ीसा तक कब्जा करेंगे। ऐसा लगने लगेगा कि पूरे भारत का हेड एक ही बनेगा और वो कौन बनेगा? मराठा। अब सोचो, मराठा यहां से लेकर उड़ीसा तक इतने बड़े साम्राज्य के हेड। और ये सभी लोग मान रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है। उसके बाद भारत में अगला अब राज किनका आने वाला है? मराठा। ये अंग्रेजों की ताकत इतनी अभी नहीं है कि हमें लगे कि अंग्रेज ही हेड बने। अब धीरे धीरे ये जो देख रहे हो ये क्षेत्र किसका है? बंगाल। ये बंगाल के नवाब अलग से चल रहे हैं, जिसमें आपको मुर्शिद कुली खां के कहानी से आपको याद है। इस साइड का जो क्षेत्र है इसका नाम अवध। अब देखो, जो लोग बाकी इसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे भी कई राजा, प्रधान क्षेत्र आपका यही है। इसी को मेन सीखना है तुमको मॉडर्न। यानी आपके साम्राज्य में यहाँ कौन है? बंगाल, ये पूरा मराठा, यह हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कर्नाटक, यहाँ पे सिख और यह मुगल। अब देखो अंग्रेज की कहानी अभी जो चल रही है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह जो बेल्ट है कर्नाटक में, यहाँ पे फ्रांसीसी ज्यादा मजबूत है और इस साइड में एक ही जगह मेन है, वो कौन है? मद्रास। यहाँ पे अंग्रेज ज्यादा अपना मेन किला बनाए हुए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मद्रास में अंग्रेज हो गए। फ्रांसीसियों का पूरे बेल्ट में हम लोग देखे इधर भी एक क्षेत्र था, कौन सा? माहे। माहे इस साइड में आपको याद है, कराईकल, यानाम, पांडिचेरी सब याद है सबको। तो इधर भी पूरे कई बेल्ट चल रहे हैं और इस हिस्से में फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि हम अपना राजनीतिक अधिकार भी रखें, राजा को भी हम बनाए। और इसी कारण से देखिए अब लड़ाई शुरू होगी। मानचित्र तो क्लियर है सबका। अब देखो यहां से अंग्रेज लड़ेगा, फ्रांसीसियों की स्थिति खराब करेगा और अपनी पकड़ इतना मजबूत बनाएगा कि इन बेल्टों में और त्रावणकोर में अंग्रेजों का अधिकार हो, इन्हीं का यह पूरा प्रभाव क्षेत्र हो। तब अंग्रेज यहां से शुरुआत करेंगे और यही पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध देखे हो, यहां से इनकी शुरुआत। जब बंगाल जीत जाएंगे तब उनको याद आएगा यही कालीकट घाट, वो मैसूर में पड़ता कि मसाला वगैरह हमें जम के हम अपना योगदान करें और मैसूर को चाहेंगे कि अपने साम्राज्य में मिला ले। इसके लिए वो बीच बीच में मराठा, हैदराबाद, मैसूर, तीन बड़े ताकत। अंग्रेज को मालूम है कि यदि मराठा, हैदराबाद और मैसूर मिल गया, अब कहीं तीनों मिल करके हमसे लड़ गया तो हमारी हालत क्या होगी? फिर बंगाल से भी हम चले जाएंगे। मराठा के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा जो पढ़ोगे। सभी हम लोग जान रहे हैं कि लग रहा है मराठा हेड बनेगा और ये बेचारे थोड़े से फॉर्म में अभी और थे। उसी समय 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली। इस लड़ाई में ऐसा होगा कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली दोनों चूर चूर हो जाएंगे और पानीपत का तृतीय युद्ध इतिहास का पहला युद्ध, जिससे यह पता नहीं लगा कि राजा कौन बनेगा, ये पता केवल लग गया कि राजा कौन कौन नहीं बनेगा। बड़ा भयंकर लड़ाई। कैसे होता? दो आदमी कोई चीज के लिए लड़ रहा है, दोनों इतना फटाफट किया कि दोनों पस्त होकर गिरा हुआ, तो मालूम चला कौन खाएगा, तो ये दोनों नहीं खा पाएगा, तीसरा के खा ले। तो पानीपत का तीसरा युद्ध देखो कितना निर्णायक युद्ध है। राजा कौन बनेगा ये पता नहीं लग रहा, राजा कौन कौन नहीं बनेगा, मतलब मराठा नहीं बनेगा, अहमद शाह अब्दाली नहीं बनेगा, ये तय कर दी। तो बड़ा भयंकर लड़ाई अभी हम लोग देखेंगे। तब अभी यहीं से देखो कहानी जो शुरू होगी वो धीरे धीरे सिस्टम समझोगे। आज अभी यहां से हम लोग संघर्ष चल रहा है कर्नाटक युद्ध। ये केवल फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई है क्या? फ्रांसीसी का पूरा बेल्ट है? नहीं, व्यापारी कोठी। सिर्फ राजा कौन बनेगा इसके लिए दोनों के मुझ लड़वल जिसको कहते हैं उसकी लड़ाई। अब यहां से राजा बनाने का खेल चलेगा। जब बंगाल पलासी बक्सर से जीत जाएंगे तो अंग्रेज को ही हम लोग कहेंगे आंग्ल। अब मैसूर जीतने के लिए आंग्ल मैसूर युद्ध हो। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद देखोगे मैसूर पर कब्जा हो जाएगा। निजाम सबसे पहला होगा जो अंग्रेज के भक्त बनेगा। उनकी सहायक संधि वेलेजरी लाएंगे तो सबसे पहले दस्तखत करे वाले हैदराबाद का निजाम कि बस हम आपके साथ हैं, इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मराठा कहेगा कि हम तो लड़ेंगे, तो आंग्ल मराठा युद्ध होगा। और पहली बार अंग्रेज देखो नीचे से ऊपर जा रहा है और लास्ट में फिर आंग्ल सिख युद्ध होगा। ये सभी लोग इनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। बक्सर युद्ध आते आते ही मुगल बादशाह इनके पेंशनर बन जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो पूरे अंग्रेजों का साम्राज्य लाने में आपको इंपॉर्टेंट हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध। इसके लिए मराठा डिटेल समझना होगा, सिख डिटेल समझना होगा, मैसूर साम्राज्य डिटेल समझना होगा। तो यही आपका आज का क्लास है। तो चूंकि आज क्लास में तो हम लोग पिछला यहां से चलेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा धीरे ही रखेंगे, पूरे बंगाल को बढ़िया से समझेंगे। बंगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे स्थापित होगा, बंगाल देख लेंगे और आज आंग्ल मैसूर तक कंप्लीट करेंगे। तब चूंकि मराठा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन निश्चित देगा तुम, तो इसलिए मराठा से ही कल शुरू करेंगे। पहले पूरा मराठा पढ़ोगे, फिर आंग्ल मराठा, तब सिख पढ़ाएंगे, आंग्ल सिख, उसके बाद आपका इधर का फेज कंप्लीट। तब 1857 का विद्रोह से बाहर कम जाएगा। इतना में ही सबसे ज्यादा लोड है कि जो लड़के 2-3 दिन वाला डाइजेस्ट कर लेता है उसको टेंशन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पढ़ नहीं रहो, इंपटी बेसल साउंड मत, खाली बर्तन ज्यादा ठंडा आता है, बाहर आवाज जाना, बाहर खड़ा रहना, कहीं प्रतीति नहीं होता कि तुमको एग्जाम का टेंशन। नो स्टडी नो टेंशन। क्लास जितना स्पीड में है तो तुमको भी उस स्पीड में पहुंचाना होगा। नहीं कोई टीचर है तो बैठ करके एक एक करके उसको डाइजेस्ट करना होगा। जितने पढ़ोगे उतने अज्ञानता का ज्ञान होगा, उतने पढ़ने का दिल करेगा। सब कॉपी किताब बंद कर दोगे
रे शुरू है रे फला ये करते रहो। बैठ करके सीरियस बनो, एग्जाम में जितना कम देना है, अगर एकदम सीरियस नहीं रहोगे तो एग्जाम से बहुत दूर हो जाओ। जितना क्लास का भी गियर लेटर लगा हुआ है उसके लिए कम से कम तुमको 4 घंटा घर पे पढ़ना हो, नहीं पढ़ोगे डाइजेस्ट नहीं हो। क्योंकि क्लास को इतना धीरे भी नहीं चल रहा है कि तुम मस्ती चाल में रहोगे। मस्ती चाल में है तो चलो क्लास में सब हो जाएगा, अभी तुमको क्लास में लगभग बात याद करवा दी जाती है, क्लास में फास्ट नहीं पढ़ा रहे, टाइम ऑफ ड्यूरेशन केवल बढ़ा हुआ और उसके लिए तुमको भी उस चीज को पचाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना होगा, बैठोगे तब जाके होगा। तो चलिए अब हम लोग आज शुरू करें। मेन हम लोग का चलना है कर्नाटक का दूसरा और तीसरा, और कर्नाटक के दूसरा तीसरा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखिए कर्नाटक का दूसरा युद्ध का कारण यूरोप में है कि स्थानीय है। स्थानीय कारण में आपको समझाए थे कि हैदराबाद के निजामुल मुल्क थे, और निजामुल मुल्क जो देख रहे हो 1748 में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये मर गए तो मरने के बाद अब दोनों अपना चाह रहे हैं कि मेरा व्यक्ति निजाम बने, और इसके लिए फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि निजामुल मुल्क के जो बेटा है मुजफ्फर जंग, इसको हम हैदराबाद का निजाम बना दें, और अंग्रेज चाह रहे हैं मुजफ्फर जंग का पोता है नासिर जंग, इसको हेड बना दें। फिर हम लोगों ने देखा कि अब तक कर्नाटक के हेड कौन चले आ रहे थे, अनवर उद्दीन फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध था कि खराब? आपने देखा पहला में ही अनवर उद्दीन अपना बेटा को लड़ने भेज दिया। अंग्रेज खुश थे कि अनवर उद्दीन सही है, लेकिन हमने बताया कि इसी कर्नाटक के एक प्रमुख व्यक्ति चंदा साहब, और वो मराठा के कैद में थे। मराठा जैसे ही चंदा साहब को छोड़ा तो यहीं से लड़ाई शुरू होती है 1749। चंदा साहब जैसे ही आए, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब के नेतृत्व में अनवर उद्दीन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई का नाम 1749 के अंबुर का युद्ध। अब आपसे पूछा जाएगा अंबुर का युद्ध, तो ध्यान रखना कि चंदा साहब के नेतृत्व में फ्रांसीसी और इस साइड में अनवर उद्दीन के बचाव में अंग्रेज है, लेकिन चंदा साहब के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अनवर उद्दीन की हत्या कर दी और इनके बेटा है मोहम्मद अली उसको कैद कर दी, और इसी लड़ाई से कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी ओर आपको बताया कि हैदराबाद में भी फ्रांसीसी ही जीत गए, मुजफ्फर जंग को ही यहाँ का नवाब बना दिया, निजाम बनाया। तो बताओ हैदराबाद का भी निजाम फ्रांसीसी के अनुसार, यहाँ कर्नाटक का नवाब फ्रांसीसी के अनुसार, लड़ाई इसलिए कंटिन्यू चल रही। अब अंग्रेज में एक है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इस समय कर्नाटक की राजधानी थी अर्कोट। आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक की राजधानी कहां है? अर्कोट। अर्कोट में ही ये तमाम खेल चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की जो सेना है, इन्होंने अर्कोट में छापामार युद्ध किया, अचानक हमला, और अनवर उद्दीन के बेटा मोहम्मद अली को छुड़ा ली। और मोहम्मद अली को छुड़ाने के बाद इन लोगों ने बस सबसे बढ़िया काम क्या किया, अचानक चंदा साहब पर हमला करके चंदा साहब की भी हत्या कर दी। अब देखिए चंदा साहब भी मर गए। अब कर्नाटक के नया हेड कौन बन गए? तो अब मोहम्मद अली, कौन है? अनवर उद्दीन के बेटा, वही हेड बन गया। अब अंग्रेजों का मनोबल बहुत बढ़ गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही हैदराबाद में भी हमला किया और मुजफ्फर जंग की हत्या कर नासिर जंग को यहां हेड बना दिया। अब बताइए लड़ाई अचानक यू टर्न ले ली। ये लड़ाई 49 से लेकर कब तक चला है? 54 तक। दोनों के बीच संघर्ष चल रहा। अब जब संघर्ष चल रहा है तो इसके लिए इंग्लैंड पहल कर रहा है, फ्रांस पहल कर रहा है कि भाई क्यों लड़ रहे हो भारत में? वो दोनों यूरोप में शांत है, दोनों घर शांत है, और दोनों का बेटा दिल्ली लड़ रहा है, जहां टाउन में गया दिल्ली फटाफटी कर रहा है, तो दोनों के गार्जियन मिलेंगे कि दिक्कत क्या है? तो इन लोग कहा कि मेन दिक्कत हमको एक ही व्यक्ति से है, और वो है डुप्ले। डुप्ले को केवल बुला लीजिए, उसको बिजनेस में कम और पॉलिटिक्स में ज्यादा आनंद आता है। अंग्रेज का कहना है कि डुप्ले आएगा सब शांत हो जाएगा, और फ्रांसीसियों ने एक खराब कदम उठाया। यही 1754 में डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया कि आ जाइए, और यहाँ गोडेहू जो है ये नया यहाँ पर गवर्नर बनाया। और गोडेहू जब आया तो अंग्रेजों के साथ एक संधि किया, पुदुचेरी की संधि। इस संधि इसीलिए जरूरत पड़ा क्योंकि अंग्रेज न केवल नासिर जंग को हेड बनाया, न केवल मोहम्मद अली को हेड बनाया, बल्कि इस बार पूरा पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। पिछला में याद होगा कि अंग्रेजों के मद्रास पर कब्जा हो गया, अब अंग्रेज पांडिचेरी पर कब्जा किया। इसलिए ये पुदुचेरी की संधि कब हुआ? 1754। कौन किया? गोडेहू। नया गवर्नर कौन है? गोडेहू। और अब यही देखो, गोडेहू के आने के बाद ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध खत्म हो। अब इंपॉर्टेंट है तीसरा युद्ध। तीसरा का फिर कारण भारत में नहीं है, सप्तवर्षीय है, और ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 चला है, और वही 1756 से 63 जो देख रहे हो ये सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण रहे। कारण पर थोड़ा गौर करना, बेसिक बात समझो। हुआ क्या है, अमेरिका और ऊपर में कनाडा, अमेरिका में पूरे का पूरे अंग्रेजों का कब्जा है। इस साइड फ्रांस चाहता है कि अंग्रेज की कब्जा किया है तो कनाडा हम कर ले, लेकिन अंग्रेज देख रहा है कि ऊपर से फ्रांस आ जाएगा तो हमको टेंशन देगा, इसीलिए ऊपर में भी हम ही रहे। और कनाडा पर प्रभाव के लिए इंग्लैंड और फ्रांस इस 1756 से लेकर 63 तक लगातार लड़ते रहे। देखो यही लड़ाई के कारण देखोगे कि फ्रांस अंतिम जोर लगाएगा, अमेरिका को उसका। इस लड़ाई में फ्रांस की हार होगी, कनाडा पर भी अंग्रेज का अधिकार होगा। अब सोच सकते हो कि इसीलिए फ्रांस क्या किया, अब ये अमेरिका के लोगों को उसकाया। अमेरिका के लोग कहा कि हमको पूरा सेना भेज के मारेगा, तब फ्रांस कहा कि हम देते हैं ना साइड से सेना, तुम आजाद हो जाओ। और 1776 जो देखते हो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई, उस स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या रहा? फ्रांस रहा। फ्रांस एक सेना पूरा अपना भेजा और पूरा जश्न मनाया कि वाह अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इससे सबसे ज्यादा कुछ फ्रांस। सोचो अमेरिका स्वतंत्र होने का खुशी कौन मना रहा है? फ्रांस। कारण 7-7 साल दोनों लड़े हैं ऊपर वाले के लिए, कनाडा के लिए। इसमें अब इसी कारण से 1756 से 63 जब लड़ाई चल रही है तो ये सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 है। इंग्लैंड फ्रांस लड़ रहे हैं, कहां के लिए? कनाडा के लिए। अब यहां पर 58 में एक लड़ाई होती है। लड़ाई का कारण क्या है? एक गवर्नर नए आते हैं, काउंट डी लाली। और काउंट डी लाली, इसके पहले गवर्नर कौन थे? गोडेहू। गोडेहू ने पुदुचेरी की संधि किया, गोडेहू तक शांति रहा। फिर नए गवर्नर में कौन है? काउंट डी लाली। अब काउंट डी लाली जो देख रहे हो, लाली जैसा नहीं, हमेशा लाल ही रहते थे, हमेशा फॉर्म। और काउंट डी लाली देखे कि वहां लड़ाई चल रही है तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के एक पूरे सेना लेके मद्रास के सेंट डेविड जो किला अंग्रेजों का है उस पर हमला किए, कई लोगों को मार दिए और पूरे मद्रास के सेंट डेविड किला पर कब्जा कर लिया। अब देखिए फिर पहला में गलती कौन किया था? अंग्रेज। कौन अंग्रेज? बर्नेट, याद है ना सबको। दूसरा में गलती कौन किया? डुप्ले। तीसरा में गलती फिर कौन कर रहा है? लाली। अंग्रेज शांत है, लड़ाई वहां चल रही है, लाली मद्रास में हमला कर दिया और सेंट डेविड किला पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो यहां पर सेना का एक और हेड है, कौन? बुसी। इसको पूरा पांडिचेरी भेजा कि पूरा पांडिचेरी तुम देखो। अब देखिए बुसी है पांडिचेरी में और लाली कहां पहुंचा हुआ है? मद्रास में। इधर अंग्रेज का एक नाम है आयरकोट। अब अंग्रेज देखा कि तो पूरा बदमाशी किया है भाई, तो आयरकोट जो देख रहे हो इसी के नेतृत्व में 22 जनवरी 1760 एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई का नाम है बांडी बास का युद्ध। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बांडी बास है। बांडी बास कहां है? तमिलनाडु। आपसे पूछा जाएगा कि बांडी बास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कारण
सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी लाली ने मद्रास पर हमला करके इनका सेंट डेविड किला को कब्जा कर लिया। इसीलिए आयरकोट के नेतृत्व में बांडीबास की लड़ाई 1760 में हुई और इस लड़ाई में अंग्रेज ही जीत गए। देखो बांडीबास की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और अकबर अंग्रेज फिर जब जीते तो न केवल मद्रास छोड़वाए बल्कि पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। पिछला में भी कब्जा किए थे, अब देखिए पांडिचेरी पर जब कब्जा कर लिए तो फ्रांसीसी की हालत खराब हो गई। अब जब सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ 63 में, तब तक अंग्रेज कब्जा ही रखे। जब 7 वर्षीय युद्ध खत्म हुआ तो इस समय फ्रांस हार गए तो इंग्लैंड फ्रांस फिर बैठक कर, तो बैठक में होगा कि भाई गलती जो हुआ माफ कीजिए। तो अब इन लोग साफ कह रहा है इंग्लैंड कि बताइए लाली को आप परमिशन दिए थे कि मद्रास पर हमला करो? जो बताइए या अपने से किया? अगर अपने से किया तो लाली को फांसी दीजिए। और देखिए अंग्रेजों का डिमांड बहुत कड़ा है। अब वो कह रहा है कि अपने मन से हमला किया तो बदमाशी है, उसका है। तो एक्चुअल बात थी फ्रांस ने नहीं कहा था लाली को कि कहीं हमला करो, ये अपने से फौर में आ गया था। और इसी कारण से कॉन्ट डी लाली जो देख रहे हो, पेरिस के संधि के द्वारा कॉन्ट डी लाली और बुसी ये दोनों को वापस बुलाया गया और फ्रांस में इन दोनों पर मुकदमा चला। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन फ्रांसीसी गवर्नर थे जिस पर फ्रांस में मुकदमा चला? तो कॉन्ट डी लाली है। और इसमें ध्यान दीजिए इस मुकदमा में मृत्युदंड तक दिया गया लाली को। और सोच लीजिए लाली का भी काम कंप्लीट खत्म है। यहाँ किस संधि से लास्ट हुआ? पेरिस की संधि। और इनकी बस्ती कौन है? चंद्रनगर। अब ध्यान से सुनिए, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर है। इस संधि से क्या हुआ वो सुनो। पेरिस के संधि में जो भी बात इंग्लैंड ने कहा कि भाई आप लाली को हटाइए, बुसी को हटाइए, केस चलाइए, फ्रांस किया। अब इंग्लैंड ने साफ साफ कहा कि देखिए आपका जो अब चंद्रनगर बस्ती है, आपका और जो व्यापारिक केंद्र है, आप इन जगहों पर रहिए, हमको दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, सैनिक एक्टिविटी कुछ नहीं चले। इसलिए आपकी कोई सेना नहीं रहेगी, देखभाल हम करें। अब सोचो इसी कारण से फ्रांस इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में खत्म हो गया। यानी मेन लड़ाई एक कौन है? बांडीबास, जिससे फ्रांसीसी समाप्त है, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। और 1950 में चंद्रनगर की फिर आजाद किए और यहां से पूरे काम कंप्लीट हो गया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध से फ्रांसीसी समाप्त हो गए। तो देखिए अभी आपको दो लिखाएंगे हम, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। पिछला दिन पहला लिखा दिया था ना, जल्दी से लिखें और तब हम लोग आज का क्लास ईस्ट इंडिया कंपनी से आगे चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखें कर्नाटक का दूसरा युद्ध ब्रैकेट में 1749 से 54। कारण स्थानीय, कारण स्थानीय, कारण स्थानीय राजनीति में, कारण डैश देखिए स्थानीय राजनीति में, स्थानीय राजनीति में फ्रांसीसी का हस्तक्षेप, फ्रांसीसी का हस्तक्षेप। नीचे डैश लिख दो, डैश लिखे 1749 में, 1749 में अंबुर के युद्ध में, 1749 में अंबुर के युद्ध में, अंबुर के युद्ध में फ्रांसीसी ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या किया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या किया, अनवरुद्दीन की हत्या किया और चंदा साहब को नवाब बनाया, अनवरुद्दीन की हत्या किया और चंदा साहब को नवाब बनाया, और चंदा साहब को नवाब बनाया। नीचे लिख दीजिए 1748 में हैदराबाद निजाम, 1748 में हैदराबाद निजाम, निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया, मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया, मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया। जबकि अंग्रेज इनके पोता, अंग्रेज इनके पोता नासिर जंग को नवाब बनाना चाहता था, नासिर जंग को निजाम बनाना चाहता था, नासिर जंग को निजाम बनाना चाहता था। नीचे अस्ताला का लिख दीजिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कर्नाटक की राजधानी आरकोट, कर्नाटक की राजधानी आरकोट, आरकोट, आरकोट में छापामार युद्ध द्वारा, छापामार युद्ध द्वारा अनवरुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली को छुड़ाया, अनवरुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली को छुड़ाया जिसने जिसने चंदा साहब की हत्या कर दी, चंदा साहब की हत्या कर दी। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखे डुप्ले को, डुप्ले को फ्रांस ने वापस बुलाया, डुप्ले को फ्रांस ने वापस बुलाया और गोडेहू को नया गवर्नर बनाया, और गोडेहू को नया गवर्नर बनाया, गोडेहू के नया गवर्नर बनाया। नीचे अस्ताला का लिख दीजिए 1754 के पुदुचेरी की संधि द्वारा, 1754 के पुदुचेरी की संधि द्वारा, पुदुचेरी की संधि द्वारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ, पुदुचेरी की संधि द्वारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63।
तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63। 56 में सप्तवर्षीय लड़ाई है और इसके 2 साल बाद में शुरू हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63। नीचे डैश लिख दीजिए। इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण, बोलो कारण क्या रहा? इस युद्ध का कारण लिख दीजिए। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1756-63। 1756-63। नीचे डैश लिख दीजिए। 1758 में, 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर कॉन्ट डी लाली, फ्रांसीसी गवर्नर कॉन्ट डी लाली ने अंग्रेजों के मद्रास स्थित सेंट डेविड किला पर अधिकार कर लिया। मद्रास स्थित सेंट डेविड किला पर अधिकार कर लिया। सेंट डेविड किला पर अधिकार कर लिया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 के वांडीवास, वांडीवास ब्रैकेट में तमिलनाडु, वांडीवास ब्रैकेट में तमिलनाडु के युद्ध में, के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई और पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लगा के। 1763 के पेरिस की संधि द्वारा, 1763 के पेरिस की संधि द्वारा, 1763 के पेरिस की संधि द्वारा, पेरिस की संधि द्वारा, पेरिस की संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। काउंट डी लाली और बुसी, काउंट डी लाली और बुसी पर फ्रांस में मुकदमा चला। काउंट डी लाली और बुसी पर फ्रांस में मुकदमा चला। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फ्रांसीसी गवर्नर पर फ्रांस में मुकदमा चलाया गया? काउंट डी लाली। कारण क्या था? तीसरा इसी का उसका हुआ था मद्रास पे हमला करना। इसको मृत्युदंड दिया गया, ध्यान रखेगा। इस पेरिस संधि में फिर क्या किया गया? फ्रांस को केवल अधिकार दिया गया सामान बेचने का। इनको किसी तरह से कोई भी अब सैनिक अधिकार नहीं दिए गए। तो नीचे डैश लिख दीजिए। पेरिस संधि द्वारा भारत में, पेरिस संधि द्वारा भारत में, पेरिस संधि द्वारा भारत में फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को केवल व्यापारिक अधिकार दिए गए, केवल व्यापारिक अधिकार दिए गए। सैनिक और प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। सैनिक और प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। सैनिक और प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। नीचे डैश देखिए। बोलो भारत में फ्रांसीसी है कि नहीं? है। सामान केवल बेचने के लिए। कहीं राजपाट कुछ नहीं करेगा। राजपाट के लिए वो अपना अलग से कई देश चुने हुए वहीं करेगा। और भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? चंद्रनगर। कब आजाद हुआ? 1950 में। फ्रांसीसी की बस्ती आपको याद है इस साइड में पांडिचेरी, आपको याद होगा यनम, कराईकल, माहे, याद है ना सबको? ये सभी 1954 में आजाद हुए और तब इसको फ्रांसीसी कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए पुदुचेरी एक अलग से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। तो नीचे डैश लिख दीजिए। 1950 में चंद्रनगर, 1950 में चंद्रनगर और 1954 में, और 1954 में पांडिचेरी, पांडिचेरी, कराईकल, कराईकल, यनम, कराईकल, यनम और माहे स्वतंत्र हुआ। कराईकल, यनम और माहे स्वतंत्र हुआ, और माहे स्वतंत्र हुआ। तो अब आपका यह पूरा कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगा अंग्रेज कैसे आए और उनके साम्राज्य का विस्तार। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए ध्यान दे सभी लोग, बढ़िया से सुनो। अब जो लोग स्टेप हमारे साथ समझोगे, अंग्रेज ही आपको मेन समझना है, भारत पर इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं का कब्जा है, तो इनके बारे में पूरा खूब ध्यान से समझिए। जिस समय पुर्तगाल आया है, जिस समय केवल डच आया है, बस उसी समय इंग्लैंड भी आया है। तो इंग्लैंड के आगमन के समय फ्रांसीसी अभी नहीं है। फ्रांसीसी 64 में स्थापित हो। हाँ, एक चीज हुआ, स्थापना में ही दूसरा है लेकिन आने में तीसरा। अब ध्यान से सुनोगे। अब पहले सिर्फ भारत आने का रास्ता एक ही के पास मालूम था और वो था पुर्तगाल। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था फ्रांसिस ड्रैक। ये फ्रांसिस ड्रैक का काम क्या था? एक ग्रुप बना के और जहाजों को लूटना। फ्रांसिस ड्रैक एक गैंग थे लुटेरे का, और यही जहाज से, समुद्री जहाज में लूटमार मचाते थे। और यही फ्रांसिस ड्रैक जब एक जहाज को लूटे, पुर्तगाली जहाज था, तो उसके लूट में एक बड़ा सा कागज का नक्शा हाथ लगा और वो नक्शा में भारत जाने का रास्ता था। अब देखिए लूटमार में ही इंग्लैंड को नक्शा मिल गया। अब जब नक्शा मिल गया तो ये 1578 की बात है, मानचित्र मिल गया किसको? फ्रांसिस ड्रैक। जब ये मिला तो देश हित में नक्शा को थोड़ा सा जो सहयोगी लोग थे कि देखो किस रास्ते से जाता है, हमको मिल गया। अब इनके जब इंग्लैंड के पास नक्शा पहुंच गया तो कई लोग अब यहाँ पे आना शुरू किए, जिसमें पहली बार पादरी आ रहे। उस समय पादरियों लोग का मेन था कि नए क्षेत्र में जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर। और यही 1579 में पहला पादरी है थॉमस स्टीफेंसन। ये कोई व्यापारी नहीं है, यह एक पादरी है और ये पहला अंग्रेज है जो गोवा में भारत पहली बार आया। गोवा इस समय पुर्तगाल का सेंटर बन चुका है और आपको ध्यान रखना है कि इस समय पुर्तगाल सिर्फ है, अभी कोई दूसरा नहीं। और इस समय पूछा जाए पहला अंग्रेज कौन आया,
थॉमस स्टीफेंसन ये पहला अंग्रेज है। क्या ये पहला व्यापारी है? नहीं, पहला व्यापारी नहीं है। क्या ये राजा का दूत है? नहीं, ये पहला अंग्रेज है जो आया। इसके बाद दूसरा 1588 आपने पढ़ा, बिहार भी पहुंचा है। ये है कौन? रॉल्फ हिच। ये घुमक्कर यात्री है। नक्शा मिल गया तो अपना घूमने चल दिया कि इंडिया के बारे में सुने हैं, पुर्तगाल ऐसा, तो हम भी घूम लेते हैं और बिहार वगैरह सब घूमने के बाद वहां रॉल्फ हिच ने एक पुस्तक लिखी और उसमें इंग्लैंड के व्यापार की संभावनाओं पर इसने बहुत विस्तार से वर्णन किया। अब तुम कहीं घूमने जाओ तो वहां क्या क्या हो सकता है इसका उल्लेख करो। तो रॉल्फ हिच चुके बिहार वगैरह सब घुमा, तो इसने इंग्लैंड का भारत में कितना बढ़िया व्यापार होगा उसकी संभावनाओं को विस्तार से वर्णन किया। कब? 1588। तब इंग्लैंड के कई अमीर लोग 1599 में इसके लिखने के 11 साल बाद लोग फॉर्म में आए और 1599 में अमीरों की एक ग्रुप बनी कि भारत में हम लोग बिजनेस करेंगे और यही मर्चेंट एडवेंचर के नाम से कंपनी बनी। देखो पहली कंपनी का नाम है मर्चेंट एडवेंचर, एक एडवेंचर करने वाले व्यापारी। अब ध्यान दीजिए, तो मर्चेंट एडवेंचर का निर्माण 1599 में कई अमीर लोगों ने किया। अब इसी बीच उस अमीर लोगों में राजा रानी भी शामिल हो जाएंगे। उन लोग कहेंगे कि भाई जाना है तो हम ऐसा करते हैं, समुद्री मार्ग से हम इस कंपनी को एकाधिकार दें। इंग्लैंड के कोई भी नागरिक समुद्री मार्ग से भारत बिजनेस करने नहीं जा सकता, घूमने जाना जा सकते हो, सिर्फ ये कंपनी जिम्मेवार होगी बिजनेस के। कैसे सरकार एकाधिकार देती है कि बालू यहां से उठाने में यही उठाएंगे, दूसरा कोई बालू उठाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दे, तो तुम चालान कहां से लाओगे? हम एकाधिकार उसको दिया। तो इस एकाधिकार देने के लिए इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 को यही मर्चेंट एडवेंचर जो कंपनी थी, इन लोगों में कुछ और लोगों को शामिल कर दिए, राजा के भी इसमें शेयर शामिल हो गए और महारानी एलिजाबेथ वन इन्हीं के दस्तखत से 15 साल के लिए एक रॉयल चार्टर दिया गया कि समुद्री मार्ग से व्यापार का एकाधिकार सिर्फ इस कंपनी को होगा, जिसका नाम रखा गया मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्टकट में कहते हैं। देखो तो अब ईस्ट इंडिया की कहानी तुम समझ रहे हो। ईस्ट इंडिया को कितना साल का परमिशन? 1600 में 15 साल के परमिशन है, 1615। और मालूम चला कि 1615 तक इसका व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं हो, तो निरंतर बढ़ते रहेगा। जो आगे रहेंगे कहेंगे कोई बात नहीं, 10 साल के लिए बढ़ा दिए, 10 साल के लिए बढ़ा दिए। जब वो देखेंगे कि अब नहीं तो कहेंगे कि अब एकाधिकार खत्म हो गया, दूसरा लोग जाएंगे, सिर्फ इसमें एकाधिकार है, धीरे धीरे कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। तो इसकी कहानी टर्निंग पढ़नी है तो तेजी में फास्ट रिवीजन करो। हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों को नक्शा प्राप्त हुआ फ्रांसिस ड्रैक से। पहला अंग्रेज जो भारत आए थॉमस स्टीफेंसन, ये कौन है? पादरी है। पहला यात्री रॉल्फ हिच आए। रॉल्फ हिच जब आया 1588 में, तो रॉल्फ हिच ने भारत के साथ इंग्लैंड के व्यापार की संभावनाओं को डिटेल में लिखी। तब वहां के 1599 में व्यापारी लोगों ने मर्चेंट एडवेंचर एक कंपनी बनाई, लेकिन मर्चेंट एडवेंचर कंपनी में सरकार चाह रही थी कि हम भी ऐड, और इसीलिए 31 दिसंबर 1600। इस समय आपको ध्यान रखना है महारानी कौन है? एलिजाबेथ। उनके हस्ताक्षर से 15 साल के लिए एक रॉयल चार्टर मिला कि सिर्फ यही कंपनी समुद्री मार्ग से भारत में बिजनेस कर सकती है, और इस कंपनी का नाम है मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इस समय भारत में कौन हेड थे? तो 1600 में ध्यान रखना 1556 से लेके 1605 तक ये मुगल बादशाह अकबर, फिर 1605 से 1627 तक मुगल बादशाह जहांगीर है। यही दोनों का मेन फेज है, इसलिए तुमको दो का डेट ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछेगा महारानी एलिजाबेथ किस मुगल बादशाह के समानांतर थी? तो उसी समय स्थापित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, लेकिन इनका पहला दूत आने के पहले अकबर मर चुका है। 1608 में पहला दूत भेजेंगे, 1605 में ही मर गया, तो पहला दूत के समय कौन है? जहांगीर। कंपनी की स्थापना के समय अकबर। ये बात तो क्लियर है सबका? जल्दी से इतनी फास्ट इंपॉर्टेंट बात केवल लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश करके लिखते हैं, लिखो भारत आने के रास्ता पहुंचेगा कहां से? रास्ते में ही मर गया, इधर अकबर रास्ते रहा, अकबर मर गया, इसलिए बेचारा सफल होकर चला गया, ठीक है ना? तो इसलिए वो चिट्ठी उसको हाथ नहीं लगा, भेंट नहीं हुआ। पहला दूत से जहां भेंट है वो हॉकिंस से भेंट होगा, हॉकिंस के बाद भी बीच में एक दूत आएगा, उन लोग से भेंट नहीं होगा, तो लोग बेचारा ऐसे रह जा। जब भेंट नहीं तुमको भेजेगा, भेंट करके आओ, भेंट तुमसे नहीं है तो तुम ऐसे रह गया, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश के भारत आने का नक्शा, या भारत आने का क्या लिखा? भारत आने के रास्ता का मानचित्र फ्रांसिस ड्रैक द्वारा प्राप्त, द्वारा 1578 में प्राप्त, फ्रांसिस ड्रैक द्वारा 1578 में प्राप्त। नीचे स्टार लगा के डैश देखो, भारत आने वाला पहला अंग्रेज थॉमस स्टीफेंसन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज थॉमस स्टीफेंसन ब्रैकेट में कर दो, पादरी कॉमा करके लिख दो 1579। ये कोई व्यापारी नहीं था, पादरी था, पादरी कॉमा 1579। हाँ, अगर देखो क्वेश्चन देगा तो कहेगा कि बताओ भारत आने वाला पहला, अब उसमें लगा देगा पादरी कौन था, तो रॉल्फ हिच नहीं होगा, थॉमस स्टीफेंसन। पहला इसमें यात्री दे रहा है थॉमस स्टीफेंसन, पहला यात्री दे रहा है, तो ध्यान दीजिए अब इसमें स्टीफेंसन है तो यही होगा, यात्री कहो पादरी कहो, लेकिन केवल व्यापारी कहेगा तो ये नहीं हो, क्योंकि ये कोई बिजनेस करने नहीं आया, और रॉल्फ हिच भी कोई बिजनेस करने नहीं आया है, वो एक यात्री है, बिजनेस की संभावनाओं को लिखा है, बिजनेस नहीं किया है। नीचे डैश करके लिख दीजिए 1588 में रॉल्फ हिच भारत आया, नीचे डैश करके लिख दीजिए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर, 1599 डैश करके मर्चेंट एडवेंचर। पहले कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर। नीचे लिख दो 31 दिसंबर 1600 मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज की स्थापना ब्रैकेट में महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष के लिए, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष के लिए, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। चलो कलम रख दो और खूब बढ़िया से समझो, मेन यहीं पे टर्निंग है जिसको समझना है, ध्यान दीजिए।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कितने साल के लिए मिला? 15 साल के लिए। पहले इसी कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर था। अब ध्यान दीजिए, हम चाहेंगे बढ़िया से सुनो। अब देखो, महारानी एलिजाबेथ प्रयास की कि हम मुगल बादशाह से संपर्क करें, क्योंकि मुगल बादशाह ही मेन होंगे जिनके परमिशन से यहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित हो। इन्हें व्यापार करना। अब बताओ, व्यापार करना, तुम्हारे घर में कोई किराया खोजने आएगा, कब्जा वाली बात तो है नहीं। उसी प्रकार से इन लोग कुछ देंगे ही, व्यापारिक कोठी की अपना इजाजत मांगने आए। लेकिन अकबर के समय वो दूत सक्सेस नहीं हुए। पहली बार अब इंग्लैंड के राजा कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने बहुत प्रयास किया। इसकी पहला प्रयास 1608 में। एक अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस। वो अंग्रेज जितना बढ़िया अंग्रेजी बोलता उतना ही बढ़िया फारसी बोलता। अब देखो, मुगल दरबार में आना है तो फारसी बोलोगे, तब तो मुगल बादशाह से बात करोगे। तुम केवल अंग्रेजी बोलोगे तो बादशाह समझेगा नहीं। हो सकता है समझने के लिए ट्रांसलेटर रखे तो उस बात से वो आपकी बात समझे। तो जेम्स प्रथम कहा कि नहीं, हॉकिंस को फारसी बहुत अच्छी आती और इसीलिए इसी को भेजते हैं। अब देखो, पूरे अपना जहाज पर, इसका जहाज का नाम क्या है? हेक्टर। और यही 1608 ईस्वी में इस व्यक्ति का नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस एक पहला राजदूत है जो मुगल बादशाह से मिलने में सफल रहा। अब इनकी कहानी सुनिए। हेक्टर नामक जहाज से इनकी जहाज सबसे पहले पहुंचती है सूरत। इस समय सूरत में पहले से व्यापारिक कोठी चल रही थी। किसका? जल्दी बोलिए। पुर्तगाल का। इस समय पुर्तगाल है ना, तो पुर्तगाल का सूरत में पहले से व्यापारिक कोठी चल रही। अब इसमें ध्यान दें, जब हेक्टर जहाज से सूरत में उतरे तो जहाज में बहुत सामान लेके चले थे। तो इन्होंने किनारे पर थोड़ा सा अपना एक चेंबर अस्थायी टेम्पोररी जैसा बनाया कि भाई सामान उतारे हैं, कोई भी उतारेगा तो अस्थायी बनाए। पुर्तगालियों ने ऑब्जेक्शन किया कि हाँ, क्यों ऐसा कर रहा है, परमिशन लिया है तुम? इन्होंने कहा कि अभी अस्थायी, परमिशन लेके फिर इसको पक्का बनाए। अभी खाली टीन वाला घेर घार वाला चल रहा है। तो देखो, पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों का सूरत में स्थापित है, लेकिन अभी परमिशन नहीं लिए हैं। और यहीं पर कोठी बना के और वर्ल्ड बर्थ एक उनके साथ एक और यात्री आए हैं, उनको कहा कि तुम यहाँ देखो और हम आते हैं जहांगीर से परमिशन लेके। अब देखिए, यहाँ पहली कोठी स्थापित हो गई है 1608 में सूरत में, और ये अब चले गए हैं मिलने के लिए। किससे? जहांगीर से। जहांगीर आगरा में रहता था। इस समय आगरा ही मेन सेंटर, शाहजहां जब आएगा तो दिल्ली सेंटर हो जाएगा। तो इस समय जहांगीर आगरा में है, तो आगरा के दरबार में कभी कभी भेंट होती थी मुगल बादशाह से। कैप्टन हॉकिंस बेचारा डेली नंबर लगाए हुए 6 महीना इंतजार करना पड़ा। मुगल, अरे तो तुम जाकर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, राष्ट्रपति से परमिशन ले, तो तुमको क्या लगता है दिल्ली जाओगे, कहेगा आप इंतजार कर रहे थे? तो इस समय वो भी क्यों मिल लिया? मुगल बादशाह तो और 10 साल नहीं मिलता। मिल इसीलिए लिया क्योंकि राजा का दूत था, और राजा के दूत होने के कारण जेम्स प्रथम इंग्लैंड से बहुत गिफ्ट भेजे थे मांगा मांग। राजा का दूत हो भाई तो अगला का लगना चाहिए नहीं, राजा ही भेजा। और जहांगीर की खराबी थी, गिफ्ट खोज खोज के मांगता था। उसको जब मालूम चला कि इंग्लैंड से दूत आया है, बहुत सारा गिफ्ट रखा है, तब कहा कि भेजो उसको। और कैप्टन हॉकिंस 1609 में आगरा के दरबार में मिला। देखो, जब सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब तुमसे पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला 1608 की 1609? 1608। कैप्टन हॉकिंस भारत आया 1608। पहली अस्थायी कोठी बनी 1608। कहां बनी? सूरत। कैप्टन हॉकिंस पहली बार कहां उतरा? सूरत। भेंट कहां किया? आगरा। सब जगह होगा, सब पूछेगा, सब एक क्वेश्चन। किस जहाज से आया? हेक्टर जहाज से। अब ध्यान दीजिए, जब दरबार में आया तो कैप्टन हॉकिंस खूब फराटेदार फारसी बोला, और ये फारसी जब बोला तो जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ। कहा, अरे तुम अंग्रेज हो और फारसी इतना बढ़िया बोल रहे हो। तो उन्होंने इसको हॉकिंस को कहा कि तुम इंग्लिश खान हो, नाम रखे कि तुम अंग्रेज ना है और तुम खान जैसा फारसी बोलता है। तो इसलिए कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब इंग्लिश खान इनको कहे, और इतना ही नहीं, इसको बड़ा बढ़िया पद भी दिए। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब होता है, आगे अकबर में पढ़ोगे, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। मनसब 10 से शुरू होते थे और 10,000 तक होते थे। इस मनसब से तय होता था आपका दरबार में पद क्या है और आप कितने तरह के सवार लेके चल सकते हैं। मनसब से एक पद निर्धारित होता था। मतलब इस दरबार में मान लो अकबर ने बुलाया कि आके बैठी, अब कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा कैसे जाने? तुम लोग देखा होगा आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में मनसब होता है स्टार द्वार। जिनका कोई स्टार नहीं है वो पहले ही देखेगा मेरा कुछ नहीं तो पीछे सीट लूटेगा। जिसका एगो है तो थोड़ा आगे रहेगा, दूगो है तो और आगे। भारत सरकार यहाँ सीधे अशोक स्तंभ है तो सब सोचेगा कि हमको आगे बैठना है। यही मनसब, जिसको 10,000 मनसब है, समझो कि एकदम अशोक स्तंभ वाला, सबसे आगे घुसेगा और कहेगा 10,000 मनसबदार है तो सबसे आगे सीट। जिनका 400 मनसब मिल गया मतलब वो मिडिल में बैठेंगे, 10 मनसब वाला सबसे पीछे। ये दशमलव आधारित होता। तो दरबार में कहां बैठेगा वो मनसब से तय होते थे। तो मिला जुला के इनका पोस्ट भी अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि 10,000 मनसब सिर्फ राजा अपने बेटे को देता, ये दूसरा को नहीं मिलता। सिर्फ राजा का बेटा है तो उनको होता था कि 10,000 मनसबदार है तो सबसे आगे राजा का बेटा। बाकी जो आओगे सब 5,000 की है, 2,000 की है, सब पद है, और जितना लेवल का मनसब है उतना उनके बैठने का पद निर्धारित होगा। उस समय स्टार का कंसेप्ट नहीं था, तब तो मनसब समझ जाओगे। तो इनको मनसब कितना का मिला? 400। अब 400 का इनको मनसब मिल गया तो समझो कि इनका अच्छी स्थिति। अब खूब बेचारा इंग्लिश खान परेशान रहा कि हुजूर हमको खूब बढ़िया पद दी, खूब बढ़िया हमसे बात करते हैं, हमको लिख के दे दीजिए कि सूरत वाला जो हम अस्थायी टीना करके घेरे हैं परमानेंट बना ले। और उस समय दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव भी कस के था, और पुर्तगाली पूरा कान भरे। एकदम मत दीजिएगा, सावधान रहिएगा, देख लीजिए ये लोग ज्यादा तेज थोड़ा है। अब जहांगीर को इतना कान भरे कि जहांगीर खाली इंग्लिश खान करके बाकी करके इसको फुसलाए रखे, परमिशन नहीं दी। बात समझो, जहांगीर परमिशन नहीं दे रहा है, फुसलाए रख रहा है। अंततः ये बेचारा एकदम उब गया, और उबने के बाद अब इसका देखो वैल्यू कितना दे रहा है। जहांगीर कह रहा है कि सुनो हॉकिंस, तुम आया है तो तुम्हारा दुश्मन भारत में बहुत है, हम देख रहे हैं, इसलिए तुमको जान का भी खतरा है। 400 का मनसबदारी दिए तो 400 का पद भी है, 400 सवार भी, घुड़सवार भी सुरक्षा में तुम्हारा है, सब सही है, लेकिन तुमको खाने में ही कोई जहर दे देगा तो हम क्या करें? इसीलिए तुमको हम सलाह देते हैं कि एक अपना विश्वासी यहाँ शादी करके पत्नी रखो जब तक रहो, और तब कम से कम खाना खाओ कि कोई जहर ना मिले। हॉकिंस कहा कि हुजूर शादी हो चुका है हमारा। कहा वो तो वहां के लिए ना है, इंडिया में भी एक शादी करो। और इसके लिए चर्चा उल्लेख मिलता है कि एक अर्मेनियन लड़की थी, अर्मेनिया का, उस लड़की का नाम का उल्लेख नहीं है, उससे हॉकिंस की शादी भी करवाया जाएगी। और ध्यान दीजिए, विवाह शादी भी करवाए, और ये बेचारा सब शादी विवाह सब है, लेकिन परमिशन जिसके लिए आया है वो नहीं मिल रहा। अंततः ये उब गया कि हमको सूरत में परमिशन नहीं, तो टेम्पोररी है। दक्षिण में जहां जहांगीर का क्षेत्र नहीं है वहां पे इसको परमिशन मिला है। और पहली बार 1611 में मसूलीपट्टनम का यहां अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी अस्थायी बनी है। तो दोनों अच्छा प्रश्न है, अंग्रेजों की पहली कोठी तो सूरत, भले वो अस्थायी, अंग्रेजों की पहली अस्थायी कोठी मसूलीपट्टनम 1611 में, और वहां सूरत में 1608 में, 9 में भेंट हुआ। लगातार ये रहा 2 साल तक। जब देख लिया कि कोई परमिशन नहीं मिलेगा तो 11 में आगरा छोड़ दिया कि हम चले।
अब जब 11 में आगरा से चला गया या भाई वापस हो जाए, तब तक यही चीज जान रहा था जहांगीर कि सबसे यूरोप में ताकतवर पुर्तगाल, पुर्तगाल से ताकतवर कोई नहीं है। इधर अब सूरत में क्या हुआ, टेम्पोररी टेंट प्लान लगा हुआ है। अब तो अपना अस्थाई है नहीं, करकट से घेर के कोई रह रहा है तो उसको कोई थोड़े रोकेगा, परमानेंट बनाएगा तब रोक। अब उस कंडीशन में पुर्तगाली लोग जब देखा कि कैप्टन हॉकिंस चला गया तो उस पर भी ऑब्जेक्शन डाला कि एकदम हटाओ यहां से। तो अंग्रेज तो कई लोग थे, वहां सामान उतरा है, उनकी सुरक्षा के लिए है, तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से युद्ध कर लिया सूरत में। अब तक जहांगीर यही समझता था कि मेन हेड कौन है, पुर्तगाल। लेकिन यही लड़ाई देखो 1612 में है, जावली का युद्ध, और जावली के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा है, हैमिल्टन, और इन्होंने पुर्तगालियों को बुरी तरह हराया। और जब 1612 में हार गए तब जहांगीर को लगा कि ना अंग्रेज में भी दम है, लाओ इधर तुम अस्थाई बना लो। 13 में परमिशन दे दी। तो देखो उनका परमिशन मिला है ताकत दिखाने के बाद, जावली के युद्ध के बाद। तो अब 3 प्रश्न आया, पहली कोठी 1608 अस्थाई, पहली अस्थाई 1611 मसूली पटना, फिर सूरत में अस्थाई 1613। अब ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश खान की कहानी आपने सुन ली। अब इंग्लिश खान बहुत सक्सेस नहीं रहा, अब इसी कारण से है कि एक दूत और भेजे, व्यापार बढ़ना चाहिए। अब जैसे जिस प्रकार पुर्तगाल बढ़ा हुआ, हमको परमिशन और चाहिए, और इसीलिए 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा दूत सर टॉमस रो को भेजा। और यह सर टॉमस रो, ये जो ध्यान दो, यह सूरत में उतरा दिसंबर 1615। बात ध्यान दीजिए, दिसंबर 1615 में ये उतरा है, और ये इसको भी कई माह लगा कि आगरा में इसको भेंट नहीं हो। इसका भेंट कहां है, अजमेर में, और इसीलिए दोनों का भेंट ध्यान दोगे, कैप्टन हॉकिंस का भेंट आगरा में, दोनों ही उतरे हैं सूरत में, सर टॉमस रो को भेंट अजमेर में। और ये 3 साल से ये भी रहे। जहांगीर इनसे भी सब गिफ्ट सब ले लिया। देखो गिफ्ट लेने में जहांगीर बहुत तुरंत मिलता था, वहां से आया तो भेजो कुछ लाया होगा बढ़िया। और वही चीन पर हो गए पैरेलल, जैसे भारत में दूत आ रहा ना, चीन में भी भेजते थे। और चीन में मंचू राजवंश थे, मंचू राजवंश अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते थे। मंचू राजवंश को जब यही गिफ्ट लेके गए तो मंचू राजवंश बहुत कस के डांटा कि समझते क्या हम लोग बहुत ऊपर का सिस्टम है, तुम्हारा गिफ्ट देने का मतलब तुमको भिखारी समझ रहा, लाया सो लाया, अगला बार से सोचना भी नहीं कि कुछ लेके जाना। चीन इतना ऊपर अपने को समझता था मंचू राजवंश। ये लोग लाए हो कि नहीं पूछते थे, क्या लाए हो मेरे लिए, कुछ भेजे हैं तो भेजे हैं तो जल्दी मिलो, नहीं भेजे तो जाओ लेके आना। तो जहांगीर का देख लीजिए, ये अजमेर में भेंट हुआ, 3 साल रहे, और सर टॉमस रो इसमें सक्सेस रहा। 3 साल के सर टॉमस रो के रहने के दौरान जहांगीर ने अन्य क्षेत्रों में भी इंग्लैंड को व्यापार करने के अधिकार प्रदान कर दिए, और इस प्रकार इंग्लैंड भी भारत में प्रसारित हो गया। मेन दूत से कौन कौन, हॉकिंस और सर टॉमस रो। अब इंग्लैंड की व्यापारिक कोठी की बारी है, तो व्यापारिक कोठी तक पूरा कर ले, और तब हम लोगों को मेन यहां से डिटेल चलेगा आगे। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको खूब बढ़िया से हम चाहते हैं कि आप समझिए, ध्यान दोगे तब क्लियर होते जाएगा, सुनना ठीक से। पहला व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत अस्थाई है, फिर यह अस्थाई कब बना, 1613 में। ये तो डेट क्लियर है। अंग्रेजों की पहली अस्थाई कोठी मसूली पटना में 1613 ईस्वी में सेट हो गया, 1611, 13 में ये है अस्थाई। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें हम लोगों को दोनों बात क्लियर हो गया, मसूली पटना और सूरत की दोनों बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो, यहीं से अब पूरी बात समझना है। जब सर टॉमस रो आया तो अब उनको व्यापार करने की छूट दी गई, तो इन्होंने बिहार में, बंगाल में, सभी जगहों पर अपना क्षेत्र विस्तार किया। मेन सेंटर इन्होंने बनाया वो मद्रास था, और इसीलिए इनका मेन सेंटर जब कहेंगे तो आपको समझना है कौन है, मद्रास। इस साइड में मेन सेंटर इनका कहां है, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता भी जो देख रहे हो अंग्रेज का ही, तो मेन सेंटर मद्रास और कोलकाता, ये दूर उड़ीसा में बालासोर में ये भी रहे। लेकिन अब 2 क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सुनिए। मद्रास जो देख रहे हो, ये मद्रास में अंग्रेज अपना एक किला बनाए, और अभी आपने देखा कि इनके किला का नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किला का मतलब एकदम मजबूत दीवार, 5 फीट 6 फीट चौड़ा दीवार, बाहर से कोई तोप भी छोड़े तक कुछ नहीं हो, बंदूक की गोली से तो कुछ सोचना भी नहीं। इतनी मजबूत किला है कि फाटक बंद हो जाए, फाटक भी हाथ ही खोलता था, आदमी से नहीं खोले, और फाटक बंद कर दिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये किला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है, फोर्ट मींस किला हो गया, सेंट जॉर्ज के नाम से। और मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसाया, इसलिए क्वेश्चन आएगा कि मद्रास के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे। मद्रास के संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। मद्रास में किला का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये तो मद्रास की बात आपकी क्लियर हो गई। फिर अब सुनेंगे इसी प्रकार अब बात चल रही है किसका, कलकत्ता का। अब सुनिए जरा, जब अंग्रेजों को सब जगह प्रसारित होने का मौका मिला तो इन्होंने पटना में, हुगली में और कलकत्ता, तीनों जगह सेंटर रखे। कलकत्ता को समझो इनके भाग्य से मिल गया। कारण क्या था, एक जमींदार थे शोभा सिंह, शोभा सिंह विद्रोह कर दिया मुगल बादशाह, और शोभा सिंह की जमींदारी 3 जगह थी, एक था सुता नदी, कालीकाता, गोविंदपुर। यही कालीकाता कोलकाता बन गया। ये 3 गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, और ये तीनों गांव के जमींदार कौन है, शोभा सिंह। और जब शोभा सिंह विद्रोह कर दिए तो अंग्रेज को मुगल बादशाह ने कहा कि बोलो इस क्षेत्र की जमींदारी रखोगे, बदले में इतना पैसा देना हो। अब सोचो, पहली बार ये तीनों जो है, एक सुता नदी, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली। जब उनको मिला ही तीनों क्षेत्र, तो यही कालीकाता क्षेत्र और गोविंदपुर क्षेत्र में ये अपना पूरा बढ़िया से बसाव शुरू कर दी। और यहीं से कोलकाता शहर देखो स्थापित हो रहा है, जिसके संस्थापक कौन है, जॉर्ज चार्नाक। तुमको सब पूछा जाएगा, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, कोलकाता के संस्थापक जॉर्ज चार्नाक। और यहाँ एक किला बनाए, फोर्ट विलियम किला। नीचे किला कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। यहाँ के किला का नाम फोर्ट विलियम किला। कलकत्ता के संस्थापक कौन है, जॉर्ज चार्नाक। अब देखिए, भाग्य वाला को बहुत कमा के देता है। दूर क्षेत्र इनका तो है ही इधर। अब एक इस साइड का जो क्षेत्र देख रहे हो, तुम सभी को याद होगा, कोचीन, गोवा, सूरत, मुंबई, दमन, दीव, सब पुर्तगालियों का सेंटर। मुंबई भी पूरा क्षेत्र पुर्तगाली खरीदे थे। अब कहानी का टर्निंग सुनो, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीना, इसका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से फिक्स हुआ। अब देखिए, पुर्तगाल और इंग्लैंड में वैवाहिक संबंध यूरोप में चल रहा है, तो उसमें चल रहा है कि तिलक दहेज में क्या दीजिए। तो पूरा बंबई जो तुम देख रहा है वो पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। तो सोच लीजिए, पूरा बंबई खाली तिलक वाला जगह है, दहेजुआ है। अब ये पुर्तगाली राजकुमारी कौन है, कैथरीन, और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों के विवाह में हुआ कि आपको एक पहचान में इंडिया आप लोग गए हैं तो इंडिया का भी एक क्षेत्र देते हैं, बंबई पूरा आपको लिख देते हैं। अब बंबई जब मिल गया चार्ल्स द्वितीय को, तो चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजकुमार है, जिसको खुद अरबों खरबों का दौलत है, तो बंबई आगे रहने के लिए उसने पूरे बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराया पर दे दी। किराया भी कितना सुन के हंसी आए, 10 पाउंड साल भर।
अब सोच लीजिए, अरे उसमें कुछ नहीं, आबाद नहीं है, ये ऐसी ही जगह है, वीरान जगह है, टापू है, समुद्र के बीच ऐसे ही द्वीप है। अब ध्यान दीजिए, बंबई जो देख रहा हूं समुद्रों के बीच का द्वीप टापू है। बाद में जब भीड़ भड़का बढ़ने लगा ना, तो कई लोग इस टापू के बीच में मिट्टी भर भर के घर बना दिया और टापू गायब हो गया। बात समझ लो, कंडीशन बंबई फिर इस तरह से सघन हुआ। बंबई में पहले कोई नहीं रहते, बाद में अंग्रेजों ने ही यहाँ कंपनी में स्थापित किया सूती वस्त्र का, और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी तेज थी कि वो चार्ल्स द्वितीय को किराया भेजते थे और खुद यहाँ किराया पर लगाना शुरू कर दी कि जिसको किराया चाहिए फैक्ट्री खोलना है, इतना में हम दे देंगे, हमको जो आएगा उससे उधर दे देंगे, बचत ही हो जाए। और इसी कारण से यहाँ फैक्ट्री का पूरा गढ़ बन गया, और जब फैक्ट्री खुल गए तो कहीं भी रोजगार चाहिए था तो लोग यहीं आते थे। और तीसरा शहर इंपॉर्टेंट मुंबई। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मुंबई के संस्थापक कौन है? जेराल्ड अंगियार। जेराल्ड अंगियार मुंबई के संस्थापक हैं। तो आपको सबसे पहले तो बस ये तीन जिसको ध्यान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी समझ जाओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सोचो, इंग्लैंड से 3 गवर्नर भेजती थी। कलकत्ता के गवर्नर अलग होते थे, मद्रास के गवर्नर अलग होते थे, अब बंबई के गवर्नर अलग होते थे। वो कहे कि 3 गवर्नर रहेगा, तीनों जगह मॉनिटरिंग करेगा। बाद में धीरे धीरे होगा कि जब ये क्षेत्र यहां से बढ़ते बढ़ते सब जीत जाएगा, तो होगा कि तब सब जीत ही रहा है, तब एक ही गवर्नर के अंतर्गत तीनों को करो। धीरे धीरे होगा कि इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा कि इधर गवर्नर के काम ही नहीं है, इसी को गवर्नर जनरल के बाद वायसराय घोषित करो, तो धीरे धीरे उनका पद बढ़ते चला जाएगा। तो अभी बताओ अंग्रेजों का कितने गवर्नर? 3। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर। और इनका 3 सेक्टर बिल्कुल ध्यान रखना है। बंबई दहेज में मिला, मद्रास खुद से पूरे किला बनाए, और ये शोभा सिंह वाला जमींदारी से प्राप्त हो गया। कौन? कलकत्ता। अब ध्यान दीजिए, यही तीनों चीज पहले हम चाहते हैं कि सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बोलो, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, इसमें किला फोर्ट सेंट जॉर्ज। मुंबई के संस्थापक जेराल्ड अंगियार, इसमें कोई किला नहीं है। कोलकाता के संस्थापक जॉर्ज चार्नाक, और इसमें किला फोर्ट विलियम किला। मुंबई में फैक्ट्री की स्थापना की गई और कई लोगों को पट्टे पर दिया गया, इसलिए यहाँ किला की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है हल्का मद्रास पर। मद्रास किसके कब्जा में है? गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने एक सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दिया 1632। सुनहरा फरमान क्या है? वो सुनो, बड़ा बढ़िया फरमान है। उन्होंने कहा 500 पैगोडा चाहिए। पैगोडा मींस सोना के सिक्का, याद है? 500 पैगोडा हमको दो, बदले में तुमको जितना बिजनेस करना है करो, हम बिजनेस से परसेंट नहीं लेंगे। देखो, जनरली जो शासक होते थे वो परसेंटेज लेते थे। तुमको याद होगा कि उधर भी 3.5% पर दिया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को सुनहरा फरमान कहते हैं कि खाली 500 सोना के सिक्का दो, जितना बिजनेस करना है करो। इसीलिए एक गोलकुंडा के क्षेत्र, इधर के क्षेत्र में ज्यादा चमक। अब बताओ, अंग्रेजों का जो मेन सेक्टर है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनका क्षेत्र कोई बहुत ज्यादा है नहीं, और इसलिए आराम से एक ही बार में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंग्रेज के बारे में देखो जरा, मानचित्र तुरंत क्लियर होगा। पहला नंबर तो आप समझ गए, सबसे पहले सूरत 1608, 13 में अस्थाई। मसूलीपट्टनम 1611। ये दो तो डेट याद रखना है। अब सुनिए, अब यहां से डेट का काम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एक है मद्रास, एक है मुंबई, एक है कलकत्ता, बगल में हुगली, और ये पटना, बालासोर, ये सब अपना होगा। अब ये बताओ, हम लोग को बाकी से नहीं काम है, 3 ही काम है। इसका नाम कलकत्ता, संस्थापक जॉर्ज चार्नाक। बोलो मद्रास, फ्रांसिस डे। बोलो मुंबई, जेराल्ड अंगियार। तो अब ये बताओ, तीनों फेस क्लियर है सबका। अब यहां से 3 गवर्नर के साथ इनकी कहानी शुरू होगी, तो जल्दी से अभी इन दोनों बात को नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ें। नीचे लिख दीजिए हेडिंग, इंग्लैंड राजा जेम्स प्रथम के दूत। इंग्लैंड राजा जेम्स प्रथम के दूत। इंग्लैंड राजा जेम्स प्रथम के दूत। जेम्स प्रथम के दूत। नीचे लिख दीजिए कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। नीचे डेस्क पे लिख दो 1608 सूरत पहुंचा। 1608 सूरत पहुंचा, 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से मिला। 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिला। नीचे डेस्क देखिए, जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा। जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा, 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान किया। नीचे डेस्क पे लिख दीजिए सूरत में अस्थायी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना। सूरत में अस्थायी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना। अस्थायी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना। चलिए नीचे लिख दो हेडिंग सर टॉमस रो। हेडिंग सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। नीचे लिख दीजिए 1915 सूरत। 1915 सूरत पहुंचा है 15 में दिसंबर में, सॉरी 1615 सूरत पहुंचा, 1616 में बोलो कहां भेंट हुआ? अजमेर में। दोनों में अंतर ध्यान रखना, उसको आगरा में भेंट है, इसको अजमेर में भेंट। अजमेर में जहांगीर से भेंट। जहांगीर से भेंट। नीचे डेस्क देखिए 3 वर्ष तक रहा। 3 वर्ष तक रहा, व्यापार का फरमान प्राप्त किया। 3 वर्ष तक रहा, व्यापार का फरमान प्राप्त किया। व्यापार का फरमान प्राप्त किया। व्यापार का फरमान प्राप्त किया। नीचे अस्तार लगा डेस्क लिख दो 1612 में जावली के युद्ध में पुर्तगाल को अंग्रेज ने हराया, जिससे 1613 में सूरत में अस्थायी कोठी स्थापित हुआ। 1613 में सूरत में अस्थायी कोठी स्थापित हुआ। 1613 में सूरत में अस्थायी कोठी स्थापित हुआ। बताया तो अभी, मसूलीपट्टनम में कौन परमिशन दिया?
इस साइड में गोलकुंडा शासक रहेंगे, ठीक है ना। वो सुनहरा फरमान भी तो देखे हम लोग, वहां मद्रास सब जितने क्षेत्र हैं सब उसी के क्षेत्र में आ जाए। नीचे हेडिंग दे दीजिए अंग्रेज की व्यापारिक कोठी, अंग्रेज की व्यापारिक कोठी, अंग्रेज की व्यापारिक कोठी, अंग्रेज की व्यापारिक कोठी। चलिए एक मानचित्र बना लीजिए, एक मानचित्र बना ले। मानचित्र में यहां पर बोलो क्या होगा, सूरत, सूरत में हो गया 1608, 1613। सूरत के बगल में बोलो कौन हो गया, मुंबई, मुंबई। यहां कौन हो गया, मसूलीपट्टनम, 1611। ये पहला अस्थाई कोठी है, पहला अस्थाई कोठी है। इसी के नीचे आप चले जाओ मद्रास, उड़ीसा में बालासोर, ऊपर में कोलकाता, हुगली, पटना। कलकत्ता के बगल में ही फ्रांसीसी बस्ती कौन है, चंद्रनगर। दहेज से कौन मिला, मुंबई, मुंबई मिला है। पुर्तगाली राजकुमारी कौन है, कैथरीन, कैथरीन के विवाह के उपलक्ष्य में। चलिए नीचे अब हम लोग मेन इनका जगह तीन हो गया, कौन कौन, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। इन तीनों के संस्थापक मेन पूछे जाएंगे, तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए तीनों क्षेत्र का नाम। कलकत्ता, मैं तो नहीं लिखा, वो वाला क्या हुआ रे, अरे इसमें कौन इतना भारी जगह आ गया था जी। मसूलीपट्टनम, मद्रास, ये तो बालासोर उड़ीसा पहले भी पढ़े हो। इधर कलकत्ता, हुगली, पटना, उस साइड में कौन हो गया, सूरत और मुंबई। अब बताओ जितने का सब का मानचित्र तुमको एक जगह बनाना है, होमवर्क में रहेगा, सबको एक जगह बनाओ, और फिर एक ही में अलग अलग कलर से सब दिखाओ, उतना दिखाया वो फिट हो, इसीलिए तुम हो नहीं जाएगा सबसे, तो तुम्हारा इसीलिए तो मानचित्र सब चले हैं। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे लिख दो, 4 लाइन घेर लो, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, संस्थापक और किला। मद्रास, मुंबई, कोलकाता, और फिर इधर हो गया संस्थापक और किला। मद्रास के संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। मुंबई का जेराल्ड अंगियार, कोलकाता का जॉर्ज चर्नाक। मद्रास में किला का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता किला फोर्ट विलियम। जब हम फोर्ट विलियम कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता। चलिए ये तो था इतना दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब हम लोग चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, कैसे फैला है ईस्ट इंडिया कंपनी, बोला जाए। ध्यान दीजिए, कलकत्ता और मद्रास में, बंबई तो दहेज में मिल गया जी। ये मद्रास जो देख रहे हो इसको एक सुनहरा फरमान से मिल गया कि हमको बिजनेस से मतलब नहीं है, तुम जितना बेचो हमको किराया इतना दो, ऐसा जनरली नहीं होता। तो इस 500 पैगोडा के बदले जब इसको मिल गया तो इसने कहा कि मजबूत किला बना ली, यहाँ हमको लफड़ा है नहीं, तो ये आपको गोलकुंडा शासक से इसको परमिशन से मिल गया, सुनहरा फरमान से। और कलकत्ता जो देख रहे हो शोभा सिंह की जमींदारी थी, शोभा सिंह विद्रोह की, तो उस विद्रोह में कलकत्ता को जमींदारी के रूप में अंग्रेज को मिला और उसको उन्होंने शहर के रूप में डेवलप कर ली, बात समझ गए। तो ये 3 जगह इनका मेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से कैसे विस्तार करते हैं, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए। अब मेन समझना है पलासी बक्सर, ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय, 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 ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। चलो सुनोगे, सभी लोग को बोर्ड पर खूब बढ़िया से समझना है, जो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दे दोगे तो उनको क्लियर हो जाएगा ब्रिटिश शक्ति भारत में कैसे उदय हो गए। तो अब इस कहानी पर थोड़ा प्रसंग सुनिए, आपको ध्यान है, सुनना बढ़िया से। आपको ध्यान है कि इस समय कलकत्ता में, हुगली में, पटना में अंग्रेज आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस के सिलसिले, व्यापार करने से उन क्षेत्रों के राजा को लाभ ही होते थे, क्योंकि अंग्रेज बदले में टैक्स देते थे। कलकत्ता में इनकी बहुत बढ़िया एक किला बन चुकी थी और वो था फोर्ट विलियम किला। तो अंग्रेजों की कलकत्ता में किला कौन है, फोर्ट विलियम। अब देखो आपको याद होगा बंगाल के नवाब, आपको डिटेल बिहार में ही पढ़ाए थे। कहानी का प्रसंग आपको याद है कि पहला नंबर हम लोग देखे कि जो मेन नवाब थे वो नवाब मुर्शिद कुली खां थे, याद है सब। तो हम लोग को मुर्शिद कुली खां से जरूरत नहीं है, हम लोग को अंग्रेज सिरा से है, नवाब वाला सेक्टर आपको बिहार में इसलिए डिटेल किया है। अब मेन यहाँ कहानी शुरू है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बारे में आपको याद होगा 1740 में किया क्या था कि जो है रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह उसी को टैक्स देकर स्वयं को नवाब घोषित किया और नवाब बन गया और 16 साल तक नवाब रहा। सुनोगे ध्यान से, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ता से किया कि प्यार से रखोगे तो मध देगा, इधर उधर मारोगे तो डंक देगा। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ता से किसने किया, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कहा कि एकदम बंगाल में अंग्रेज को रखना है, बढ़िया से रखिए तो इस शहद देगा, लाभ ही हो। बाकी अगर जान के अंग्रेज के तंग करोगे, सेना बुलाएगा, लड़ेगा, उसका मद्रास में है, बंबई में है, सब जगह गवर्नर है, तो नुकसान देगा। अब जब तक अलीवर्दी खां रहा सही चलते रहा। इसी के समय आपको याद है पढ़ाए भी थे, रघु जी भोसले मराठा के नेतृत्व में 5 बार बंगाल पे आक्रमण हुआ। अंत में अलीवर्दी खां कहा कि उड़ीसा ले लो। अभी हम तुमको मराठा के साम्राज्य में उड़ीसा दिखाए, ये उड़ीसा अलीवर्दी खां नहीं दिया और कहा कि 12 लाख चौथ देंगे, भूमि कर है 4 हिस्से में 1 हिस्सा, 12 लाख समझो वही है, देंगे, बदले में तुम आक्रमण नहीं करो। तो देखो रघु जी भोसले के समय मराठा कितना मजबूत है, अलीवर्दी खां जैसा राजा उसको टैक्स दे रहा, तो मराठा की स्थिति बहुत अच्छी चल रही। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मरता है, आपको याद है इनकी 3 बेटी, सबसे छोटी बेटी पटना है और पटना में अमीना बेगम है, दूसरी बेटी है पूर्णिया मायमूना बेगम है और तीसरी बेटी है ढाका घासीटी बेगम है। याद है ना जी, अमीना बेगम, मायमूना बेगम और घासीटी बेगम, 3 बेटी है। अब सुन लीजिए, अमीना बेगम के बेटा का नाम है सिराजुद्दौला, इधर मायमूना बेगम का बेटा है शौकत जंग और एक घासीटी बेगम खुद ही एक्टिव है कि हम ही हेड बने। जब डेथ की अलीवर्दी खां, तीनों ने दावा ठोक,
इस बीच में अलीवर्दी खां सभी नातियों ने देखा अलीवर्दी खां ने कि हमारा सिराजुद्दौला ज्यादा बढ़िया है, तो सिराजुद्दौला के बारे में ही कहा था कि हमारा हेड बंगाल का होगा, और इसीलिए 1756 में इसके मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अब देखिए सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो पहला मौका हुआ, मैमुना बेगम, घसीटी बेगम सब अंग्रेजों के किला में जा रही, अंग्रेजों से कह रही है कि आपके पास सेना है, कुछ मदद कीजिए, मेरे पास भी सेना है, हम हमला करें। अब ये सब देख के एक तो अंग्रेजों के प्रति खुद सिराजुद्दौला का जो है लग रहा है कि गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक लड़ाई है 1756 में मनिहारी का युद्ध, बंगाल में मनिहारी के युद्ध में यही सिराजुद्दौला ने एक पूर्णिया के नवाब शौकत जंग की हत्या कर दिया, उसको हरा दिया। अब सिराजुद्दौला यहाँ से मस्ती से मनिहारी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बन चुका है। अब देखो यहाँ तक अंग्रेज केवल हल्के पार्ट में आए, अब सिराजुद्दौला जब हेड बना, यहाँ से पार्ट थोड़ा गंभीर हो रहा है, उसको सुनोगे ठीक से। अब सिराजुद्दौला जब हेड बना है तो इस समय अब देखो डेट अब एक है 20 जून 1756, ये डेट याद करो, एक डेट अभी थोड़ा देर पहले चले थे सप्तवर्षीय युद्ध का डेट, और आपको याद है 1756 से लेकर 63 तक अभी थोड़ा ही देर पहले कहते सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, और इस सप्तवर्षीय युद्ध दो के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कनाडा पर अधिकार के लिए, याद है सब। और जब कनाडा पर अधिकार के लिए इंग्लैंड फ्रांस में लड़ाई है तो आपने देखा कि इसका साइड इफेक्ट नीचे मद्रास में भी आ गया, इसका साइड इफेक्ट स्वाभाविक है कि बंगाल में भी आए, और बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती थी चंद्रनगर, और बंगाल में ही अंग्रेजों का किला कलकत्ता में था फोर्ट विलियम किला। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मद्रास में भिड़ा हुआ है तो गारंटी है बंगाल में लड़ाई होगी, तो दोनों अपने अपने किला की किलाबंदी कर रहे हैं। फ्रांसीसी भी चंद्रनगर में लगातार सेना बुला रहे हैं और अंग्रेज भी फोर्ट विलियम किला में लगातार सेना भरे जा रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कहा कि खबरदारी, बंगाल है, यहाँ सिर्फ हम देखभाल करेंगे, तुम लोग अपने में लड़ने फरियाने का भी नहीं सोच, और इसीलिए कोई अपना सेना नहीं बढ़ाएगा, कोई किलाबंदी नहीं करेगा, हम हैं, शांति से सब रहो। फ्रांसीसी मान गए और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने अपने फोर्ट विलियम किला में लगातार किलाबंदी जारी रखा, और जब लगातार सेना उन्होंने बढ़ाने का सोचा तब जाके सिराजुद्दौला कहा कि अरे ये हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, समझ क्या रहा। और इसीलिए 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला अचानक कोलकाता के वही फोर्ट विलियम किला पर हमला कर दिया, जहां गवर्नर कौन थे? ड्रैक, और एक अधिकारी कौन है? वाटसन। अचानक जब हमला हुआ तो ड्रैक और वाटसन ये दोनों फुल्टा द्वीप पर भाग गए। लड़ना चाहिए था, हुगली नदी के बीच में एक द्वीप था बंगाल में, फुल्टा द्वीप, नेट पर सर्च करोगे फुल्टा उड़ीसा में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार पक्ष में है कि हुगली के बीच का एक द्वीप है फुल्टा बंगाल में, तो इसीलिए जो दोनों हैं ड्रैक और वाटसन, जो मेन अधिकारी हैं, वो फुल्टा द्वीप में अपने विश्वस्त लोगों के साथ चले गए। अब सेना के एक अधिकारी बच गए, हॉलवेल। हॉलवेल ने वीरता से लड़ा तो कुछ दिनों के बाद हॉलवेल एक किताब में लिखा कि मेरा हाल समझिए। हॉलवेल कहा कि जो मेरा मेन अधिकारी है वाटसन, मेन अधिकारी है ड्रैक, वो तो भाग गया, और हम देखो ये जो बड़ाई किया अपना, उसी पर हॉलवेल को फिर गवर्नर बना के भेजा जाएगा। हॉलवेल भी गवर्नर बनेगा, ये केवल अपना प्रशंसा से बनेगा कि आप जैसा आदमी हम नहीं देखे, मेरा गवर्नर भाग गया, अधिकारी भाग गया, और आप लिख रहे हैं कि हम ठीक रहे, तो जी एकदम ठीक रहे, और ठीक रहे तो मेरा समाचार सुनिए। सिराजुद्दौला जब हमला किया तो हम लड़े तो हार गए, तो सिराजुद्दौला इतना गुस्सा में था कि तुम लोग किलाबंदी कर रहा है, हम लोग जितने आदमी हारे थे उसमें बाकी लोग भागे, हम भी धराए, और 146 आदमी मेरे साथ पकड़ा गए, और 146 पर सिराजुद्दौला इतना गुस्सा में था कि 18x14 का एक रूम है, वो छोटा से रूम में सबको कहा कि अंदर हो, 50 आदमी होते होते रूम भर गए, तो जी अब कैसे जाए? कहा टांग के फेंक दो सब। एक छोटे से कमरे में 146 आदमी को सिराजुद्दौला बंद करके रात भर छोड़ दिया, और सुबह जब हमारे यहाँ रूम खोला गया तो सिर्फ 23 जिंदा बचे, जिसमें हम भी बच गए थे, बाकी सब मर गए। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कही जाती है। तो ब्लैक होल कांड में आपको समझना है कि दो अधिकारी ड्रैक और वाटसन फुल्टा भाग गए, और धरा कौन गए? हॉलवेल। अब अंग्रेज जब पढ़ा तो हॉलवेल पर बड़ा खुश हुआ, ये अधिकारी तो इसको ना कहेंगे, वाटसन जैसा थोड़ा रहेगा, ड्रैक जैसा थोड़ा रहेगा, इसीलिए हॉलवेल देखोगे बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाएगा। अब कहानी सुनिए, अब इन लोग क्या किए, यहां से बच तो 23 गए, इन लोग भी बच गए, देखे कि स्थिति बड़ा भयावह है, तो इन लोग आहिस्ते से मद्रास भाग गए। मद्रास भी तो इनका चल रहा था, तो इस समय ये लोग आराम से मद्रास भागे कि चलिए वहीं सुरक्षित रहेंगे। बंगाल तो भाई सिराजुद्दौला हम लोग का हालत खराब कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद कलकत्ता से दूर था, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, पूरे कलकत्ता का प्रभारी मानिक चंद को बनाया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मानिक चंद को कहा कि तुम कलकत्ता देखो और हम मुर्शिदाबाद चलते हैं, अंग्रेज को लेकर आने नहीं दे। अब देखिए 1756 के बाद अब अंग्रेज कुछ माह नहीं आए, सिराजुद्दौला पछताने लगा कि रहता था तो नाना मेरे ठीक कहे थे, मधुमक्खी है मध देगा, छत्ता है, कुछ टैक्स आते थे, बेकार उसको मार के भगाए, समझा देना चाहिए। इधर मद्रास से अंग्रेज ने क्या किया, एक व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव, इनके नेतृत्व में पूरा सेना भेजा। 9 फरवरी 1757 को एक संधि है, माने 1757 में सेना इनके आए हैं, किनके नेतृत्व में? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, और इस सेना मानिक चंद को सबसे पहले अपने पक्ष में मिलाया, पूरा गिफ्ट उपहार दिया। मानिक चंद बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि ठीक है हम मना लेते हैं। मानिक चंद सिराजुद्दौला से कह रहा है कि जी आया है, ठीक ही है, दे दीजिए उसको कलकत्ता। अब इस बीच में इस संधि है अलीनगर की संधि, चांद के घोर आश्चर्य होगा। इस अलीनगर की संधि से सिराजुद्दौला तैयार हो गया कि फिर से फोर्ट विलियम किला अंग्रेज रहेंगे, वो अपना मुद्रा बनाएंगे, वो जैसे चाह रहे हैं व्यापार करेंगे। इतना ही नहीं, अलीनगर संधि में अंग्रेजों ने कहा कि आप हमला किए तो हम लोग को इतना का नुकसान हो गया, वो कौन देगा? वो भी तो आप अपने गलती से किए। सिराजुद्दौला नुकसान हर्जाना भरने को भी तैयार हो गया, सिर्फ इसीलिए इन्हें कि हारा, इसीलिए कि चलो ये रहेगा तो बिजनेस में धीरे धीरे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अलीनगर की संधि एक महत्वपूर्ण संधि है जो अंग्रेजों की पुनः वापसी है, और अंग्रेज जब आ गए तो अब मन ही मन एक ही चीज सोच रहे कि सिराजुद्दौला जब तक रहेगा हम लोग शांति से नहीं रहे, इसीलिए उसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए जितने भी सिराजुद्दौला के सहयोगी हैं, सिराजुद्दौला के सेनापति कौन है? राय दुर्लभ, मीर मदन, मोहन सिंह, ये सब इसके सेनापति, प्रधान सेनापति, सेनापतियों का सेनापति मीर जाफर। देखिए मीर जाफर प्रधान सेनापति, बाकी सेना का हेड राय दुर्लभ, मीर मदन, मोहन सिंह सब है। उस समय पैसा कौड़ी वाला भी मेन सिस्टम चलते थे, जो ज्यादा अमीर है उनकी बातें ही चलती थी, अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बैंकर कौन है? जगत सेठ और अमीन चंद। कलकत्ता के प्रभारी कौन है? मानिक चंद। ये सब व्यक्ति सिराजुद्दौला के। कहा जाता है सिराजुद्दौला थोड़ा नौजवान था, किसी का सुनता नहीं था, हॉर में रहता था, जो मर्जी जो करता था, और इसके कारण से बैंकर लोग गुस्सा में थे। इसके कारण से कोलकाता के प्रभारी मानिक चंद भी गुस्सा में है कि हमको बना तो हेड दिया है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, कुछ करते हैं तो बहुत बात बोलता है। अंग्रेज कहता है कि हमारी क्या गलती है भाई, तुम्हारा आदमी चाह रहा है कि चेंज करो, तो हम तो केवल कोऑपरेट किए, मेरा क्या बुरा था? ये सब एक रहता तो हम वहां जीत जाते।
हमारे पास सेना 10,000 अधिकतम था, लेके गए थे मद्रास से, इसके पास लाखों की सेना थी, वो तब भी हाथी रखता था। तो हम कैसे जीत सकते थे? अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने त्रस्त कर रखा था। सब चाहते थे कि परिवर्तन हो जाए, अलीवर्दी खां वाली बात नहीं, और हम उन परिवर्तन में भारतीयों को साथ दी। देखिए अंग्रेज बड़ा चालाकी से कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं, सब चाह रहे हैं कि चेंज हो, नहीं चाहते तो मेरे तरफ क्यों आते? और इसी कारण अब सोचो कि अंग्रेज ने मीर जाफर को कहा कि नवाब आप बन जाइए, इसको तो रात की नींद गायब। तुम्ही को कहे कि बिहार का हेड बन जाइए तो रात भर नींद नहीं आएगा, प्लान करोगे कि क्या करें। अब उस समय तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इतना मिला के बंगाल था। तो मीर जाफर को लग रहा है कि चलो किसी तरह हेड बने। दूसरी ओर राय दुर्लभ सेनापति है, जब मीर जाफर का ही पक्का एकदम क्लोज है तो ये भी तैयार हो गए। ये दोनों जो देख रहे हो मीर मदन और मोहन सिंह, ये दोनों कहा कि एकदम नहीं, मीर जाफर को भी समझा रहा है कि जिधर रहिए वफादार रहिए, सिराजुद्दौला अच्छे शासक। तुमसे पूछेगा वफादार लोगों का नाम पूछेगा, गद्दार लोगों का नहीं पूछेगा। तो वफादार में दोनों है, कौन कौन? मीर मदन और मोहन सिंह, दोनों वफादार। इस साइड में जगत सेठ अमीन चंद, ये दोनों को अंग्रेज बैंकर है, कहा कि पूरे इतना पूंजी निवेश करेंगे, दोनों मिल गया। एक कलकत्ता प्रभारी मानिक चंद भी मिल गया, सारा सिस्टम अंग्रेज तरफ। और जब सब सिस्टम अंग्रेज तरफ है तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर हमला कर दिया। इंतजार में तो था ही, और फ्रांसीसियों से उसकी टक्कर भी थी। और जब चंद्रनगर पर हमला कर दिया तब इधर से सिराजुद्दौला कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 23 जून 1757। और यही पलासी, आपको मालूम है पलासी बंगाल में है, बंगाल के किस जिला में है? नदिया जिला में है। किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। ये सभी बात आपको क्लियर रखना है। तो 23 जून 1757, 13 जून को इसने चंद्रनगर पर हमला किया और 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध। पलासी किस जिला में? नदिया। किस नदी के किनारे? भागीरथी। और गहरा आश्चर्य होगा, सिराजुद्दौला 50,000 सेना लेके चला है और अंग्रेज 1300 वर्सेस 50,000। दूर दूर तक कोई नहीं कहेगा कि इधर अंग्रेज जीत सकता है। अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव। और सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व मीर जाफर। और कौन कर रहे थे? मोहन सिंह। और कौन कर रहे थे? जल्दी बोलिए। तो हम लोग देखें कि एक तो प्रधान सेनापति कौन हो गया? मीर जाफर। राय दुर्लभ, हाँ ध्यान दीजिए, तो राय दुर्लभ, ये दो वफादार हैं। और सुन लो ध्यान से, लड़ाई शुरू हो गई जब तक ये दोनों जिंदा है। ध्यान दीजिए, राय दुर्लभ नहीं, ये तो मिल ही गया था। एक और कौन हो गया? मीर मदन। ध्यान दीजिए, तो ये ध्यान दो, जो सिराजुद्दौला तरफ है जब तक मीर मदन जिंदा है, देखते देखते इनकी सेना के 200-300 लोग मर रहे हैं। सारा प्लानिंग फिक्स्ड है इसमें कि लड़ाई कौन जीतेगा। ये मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग क्यों कहे? क्योंकि इधर के सारे लोग उधर से मिले हैं, कुछ ही लोग इधर से हैं, और इसीलिए जब तक इन लोग जिंदा रहे लड़ाई का पक्ष रहा कि सिराजुद्दौला जीतेगा। जैसे ही ये मरे, बस सारे लोग इस तरह का एक माहौल बनाए कि सिराजुद्दौला को कहे कि आप निकल जाइए, मामला गड़बड़ लग रहा है, हम लोग हार जाएंगे। और सिराजुद्दौला जब यहां से निकला, मीर जाफर अपने बेटा मीरन को कहा था कि जाएंगे तो स्वागत कर देना, और इसीलिए मीरन जब सिराजुद्दौला पहुंचा तो धोखे से इसकी हत्या कर दिया और सिराजुद्दौला मारा गया। यही लड़ाई पलासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये लड़ाई नहीं हुई होती तो भारत में अंग्रेज का सत्ता नहीं आता और यहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मॉडर्न की ये शुरुआत नहीं है, क्योंकि 1757 में मराठा मजबूत। इस समय मराठा इतना पावरफुल है कि थोड़ा भी मराठा जोर लगाता तो हेड मराठा बनता। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भारत का भाग बदल गया, मराठा हेड नहीं बना, इसलिए मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो सब नहीं है। औरंगजेब जब तक जिंदा रहा, मजाल नहीं है कि कोई आया, ये मर गए, इसलिए सब हो गया। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यहाँ। ये कोई घंटी नहीं ना हमारे टर्म में तो मेडावल से मॉडर्न हो गया। ये एक परिवर्तन का फेज है और हर व्यक्ति सोच सकता है कि परिवर्तन कहां से है। तो ज्यादातर इतिहासकार पलासी के युद्ध को ही टर्निंग पॉइंट मानते हैं। तो बहुमत इधर है, इसलिए हम लोग इसी को मान्य मानेंगे। बाकी और भी कई मत है जिसको आपने सुना। तो अब ये बताइए, पलासी के युद्ध में दो मेन सेनापति मीर मदन और मोहन सिंह, ये किधर से? सिराजुद्दौला की तरफ से है। राय दुर्लभ मिला हुआ है किससे? मीर जाफर से। बाकी जगत सेठ अमीन चंद, कलकत्ता का प्रभारी कौन है? मानिक चंद। ये सभी नाम तो क्लियर रहेगा सबका। अब सुनिए जरा ध्यान से कहानी का टर्निंग। अब चूंकि बक्सर तक एक बार कर दे, एक बहुत शानदार क्वेश्चन और रहा, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। एक अच्छा क्वेश्चन, देखो जी, एक बढ़िया प्रश्न है, सारे बच्चे कब इसमें ध्यान देना है। पूछा जाएगा पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह है। अब देखिए बंगाल के नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। सुनोगे ठीक से। अब 23 जून 1757 पलासी की लड़ाई खत्म हुई, 30 जून को नवाब बन गया एकदम फास्ट। नवाब बनने के बाद बार बार लॉर्ड क्लाइव कहे कौन नवाब बनाया? तो जी आप। तो हमको तो कहा कि एकदम मिलेगा। तो 24 परगना की जमींदारी दी, कई गांव मिला के परगना बंद, और 24 परगना के क्षेत्र का जमींदारी लॉर्ड क्लाइव को दिया कि जो कमाना है कमाई। कहा कि नगद 2 करोड़। कहा कि सेना लड़ा था, समझ रहे हैं कितना वीरता दिखाया है, तो 50 लाख सेना को वीरता पुरस्कार। मिला जुला के खजाना में जितना आइटम था निकल दिया। अब खजाना खाली कर दिया अंग्रेज, और जब खजाना खाली किया तो मीर जाफर को लगा कि बेकार लफड़ा में पड़े। इससे बढ़िया तो था सिराजुद्दौला कम से कम तनख्वाह पेमेंट सब मिलता था। ये लोग तो खजाने गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं मेरे पास। और इसी कारण से मीर जाफर डचों के प्रभाव में चल दिया, और अंग्रेज को जब लगा कि डच हमारे साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं तो पहला काम इसने मीर जाफर को 59 में हटा दिया और इसी के बेटा को सोचा हेड बनाएंगे। लेकिन मीरन मर गया था, इसीलिए इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का हेड बनाया। और आपको याद होगा इसी समय डचों को हटाने के लिए बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा की लड़ाई याद आया सबको। अब सोच सकते हो कि इतने बड़े बंगाल के हेड को अंग्रेज रिमोट से हटा रहा, एक भी बूंद खून नहीं गिर रहा, कोई लड़ाई नहीं हो रही, मामूली घटना नहीं है। बंगाल के नवाब को कह रहा है कि आप हटिए, अब बन रहा। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा प्रभाव इसका आ चुका है। और यही मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को 1760 में हेड बनाया। ये 63 तक है। मीर कासिम जब हेड बना तो ये भी खुश होकर 29 लाख कंपनी को दिया। और लीजिए, बड़ा प्रसन्न हुआ भाई। कहा कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र ये कंपनी को दिया कि इससे भी इनकम कीजिए। कंपनी कहा कि गुड, ऐसा ही आदमी चाहिए। लेकिन मीर कासिम कहा कि अब जितना चाहिए था ज्यादा दे दी, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम हेड है, नवाब है, हमको स्वतंत्र राज करने दी, और आपके पास रहेंगे तो स्वतंत्र राज नहीं होगा। इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर किया, वहां राइफल की फैक्ट्री खोला और वहां अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग दी कि जैसे यूरोप की सेना ट्रेंड है वैसे ट्रेनिंग दो। और यही मीर कासिम के इस ट्रेनिंग में हम लोग देखें कि धीरे धीरे अब यहां पर दो मेन कारण,
एक तो न्यायिक कार्य नवाब को देखना था, लेकिन अंग्रेज उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे थे। और तात्कालिक कारण था कि इस समय जो फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को दस्तक मिला था, दस्तक का मतलब फरमान, बिजनेस करने में अंग्रेजों को एक दस्तक कागज थे, उनकी गाड़ी से टैक्स नहीं लगते और भारतीयों की गाड़ी से टैक्स लगते। इसी का दुरुपयोग बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण। जब दस्तक में ऐसा हो गया कि भारतीयों गाड़ी से भी इन लोग अंग्रेज ही पैसा वसूल करने लगे, कोई इनकम ही नहीं होने लगा, तो मीर कासिम ने 1763 में दस्तक समाप्त कर दी। इस सड़कों पर यदि अंग्रेजों की गाड़ी से टैक्स नहीं लगती तो भारतीय गाड़ी से भी टैक्स नहीं लगेगी। अंग्रेजों को लगा कि तो मेरा विशेषाधिकार का हनन है, और इसी कारण से वही गेडेहू के नेतृत्व में सेना भेज दिए, कहां? मुंगेर। और जब सेना मुंगेर भेज दिए तो मुंगेर में लड़ाई हुई। अब गेडेहू फ्रांसीसी का अलग है, इनका गेडेहू अलग है। अब ध्यान दीजिए, तो ये गेडेहू के नेतृत्व में जो सेना आया है, इसमें मीर कासिम हार जाता है और वो मुंगेर छोड़ के पटना भागा था। और जब पटना आया तो यहां भी अंग्रेज एलिस के नेतृत्व में इनको घेरना चाहे, तो अब पटना में देखा कि अब हमको यहां घेर रहे हो, तो एलिस के साथ 22 अंग्रेज को पकड़ के मार दिया और देखा कि अब इतना बड़ा कांड कर दिया है, तो भाग्य अवध बिहारी छोड़ दी। बगल में अवध याद है ना सबको, तो एक पटना कांड के नाम से जाना जाता है। तुमसे कहेगा पटना कांड, तो कहना एलिस के साथ साथ 22 अंग्रेज की हत्या कौन किया? मीर कासिम ने। इस कांड को पटना कांड के नाम से जानते, और इसी कांड के बाद मीर कासिम अवध भाग। अवध में जब गया तो वहां के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसी को अली गौहर के नाम से जानते, सब वहां उपस्थित थे। और ये तीनों मिलकर प्लानिंग किए कि हम लोग अभी भी वक्त है अंग्रेजों से बढ़िया से लड़ लें। पलासी में तो उसने केवल सबको मिलाया था, हम लोग अभी भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। और इसी कारण से बंगाल के भगोड़ा नवाब कौन है? मीर कासिम। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना मिल गई और लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय बंगाल के नवाब कौन बने? मीर जाफर दोबारा नवाब बन चुके हैं। और यही बक्सर की लड़ाई किस नदी के किनारे है? बक्सर के इधर में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब मीर जाफर, बंगाल के नवाब ये शुजा-उद-दौला है, ये मीर जाफर, भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो है। भयंकर लड़ाई है, 10,000 वर्सेस 40,000 का। लेकिन यहाँ उत्साह की बात, भारतीय सेना पलासी से ही प्रस्थ उजान रही। अंग्रेज हेड है, मन में भावना बैठा है, वो कैसे तुम्हारे अंदर भावना बैठ जाएगा, अंग्रेजी बोल रहा हूं श्रेष्ठ है, तो हो सकता है अंग्रेजी में हल्का क्वेश्चन भी पूछते तो तुम ऐसे ही मुड़ी बोलेगा कि नहीं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिजाज टाइट रहेगा तो जीतेंगे। भारतीय सेना इतनी संख्या में है फिर भी इनका मिजाज पस्त। इधर अंग्रेज सेना एकदम बोल्ड है और बक्सर के युद्ध में किसी प्रकार की कोई सट्टाबाजी नहीं थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इनकी जीत हुई और ये तीनों की हार हुई। बंगाल के भगोड़ा नवाब मीर कासिम दिल्ली भाग गए। इतिहासकार कहते हैं कि वहां भिखारी बनके भीख मांगते हुए मर गया, पागल हो गया। दो पकड़े गए, कौन कौन? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन है? वेंसी टाट। लेकिन वेंसी टाट बेचारे सीधे, जीत तो गया बक्सर की लड़ाई, लेकिन अब इंग्लैंड देख रहा है कि अरे इतना बड़ा काम कर दिया, तो वेंसी टाट को कहा कि आप वापस आ जाइए। और एक व्यक्ति को भेज रहे हैं जो भारत को बढ़िया से जानता है, वो कौन है? लॉर्ड क्लाइव। दोबारा भेजा गया लॉर्ड क्लाइव को। सोचो 64 में जीता है वेंसी टाट और 65 में भेज दिया गया लॉर्ड क्लाइव। क्यों? तुम जाओगे तो सही करोगे। और किया भी, ये जीता, तीनों को इधर एक भागा, दोनों को पकड़ा, फिर कहा कि बहुत बड़ा गलती की, छोड़ दी। लॉर्ड क्लाइव आया तो कहा दोनों आइए इलाहाबाद में बैठते हैं, आइए और संधि करेंगे। संधि कितना भयंकर है 65 में, उसको सुनना। पहले तो ये बताओ जल्दी से, ये आपका पलासी का युद्ध जो आपने देखा, तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। इस समय बताओ गवर्नर बंगाल का कौन है? वेंसी टाट। जब हम कहें बक्सर तो कहना सर बक्सा पर टाट खींच देना है, वेंसी टाट। बक्सा पर टाट खींचा जाएगा सबको ना, वेंसी टाट। अब सुनो जरा, 1765 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और लॉर्ड क्लाइव वेंसी टाट की जगह आया पुनः गवर्नर बनके और इसने संधि किया। कौन सा? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधि। पहली संधि का नाम है, यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, तीनों को बुला, और इसमें मेन मुगल बादशाह से पहली संधि हुई कि आप 26 लाख वार्षिक पेंशन लीजिए, बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मुझे प्रदान कीजिए। देखिए यहीं से एक नई घटना शुरू होती है, द्वैध शासन शुरुआत। और द्वैध शासन प्रणाली शुरू होते समय बंगाल के नवाब मीर जाफर मर चुका है और उसी का बेटा नजमुद्दौला है जो तुमको समझाया। अब ध्यान दीजिए, द्वैध शासन प्रणाली क्या है, दीवानी क्या है, उसको समझिए। अंग्रेजों ने यहां से कहा कि बंगाल के नवाब नजमुद्दौला होंगे, इनकी ड्यूटी प्रशासनिक होगी, शांति सुरक्षा ये सभी देखेंगे, और हमारी ड्यूटी जो होगी वह वित्त, रुपया पैसा हम देखेंगे। ये दीवानी, दीवानी का मतलब रुपया पैसा देखने वाला। गांधी जी जब पढ़ोगे तो उनके पिताजी भी दीवान थे, तो जब नाम दीवान बोलेंगे तो समझना कि ऊपरी आमदनी कस के तभी ना लंदन भेजे हैं पढ़ने के लिए। तो दीवान का मतलब समझ लोगे कि रुपया रखने वाला है ही, तो उनको पैसा का क्या दिक्कत। और यही द्वैध शासन है। द्वैध का मतलब है दोहरा, दो मिल के शासन करेंगे, एक रुपया एक प्रशासन। ये वही तरह की बात है जैसे दो भाई थे, एक भाई बड़ा बेवकूफ था और दूसरा समझदार, और उनके पास एक गाय, एक कंबल, एक छोटा रूम था। दोनों भाई का बंटवारा जब हुआ तो समझदार भाई कहा कि देखो भाई, गाय के आधा आधा काटोगे मर जाएगी, कंबल फाड़ दोगे तो ना तुम ठीक से सोगे ना हम सोएंगे, रूम को बांट दोगे, छोटा रूम है कोई नहीं हटोगे। तो जो मजबूत बेचारा कम बुद्धि का कहा कि तो भाई तुम ही बताओ, कहा ऐसा करो दोनों आधा आधा कर लेते हैं। आधा आधा का मतलब है कि रूम में 12 घंटा तुम रहो, 12 घंटा हम रहे, और बांट लो, दिन भर तुम्हारा रात भर हमारा। डिपार्टमेंट बांट दी, कहा कि चलो भाई ठीक है। कंबल, कहा दिन भर तुम्हारा रात भर कंबल मेरा, दोनों का ड्यूटी हो। गाय तो कहा कि इसमें चिन्ह लगा देते हैं आधा से, मूड़ी वाला भाग गर्दन वाला तुम्हारा, आधा इधर से मेरा। जो कम बुद्धि वाला है वो कहा कि ठीक है भाई। अब वो डेली खाना बेचारा दे, जब माँ ब्याह करे तो कह रहे तुम्हारे साथ वाला कर रहा है तो खाना खिलाए, ये अपना दूध है और अपना सब गोबर बैठा सब अपना करे, दिन भर मस्ती से वो अपना काम करे, वो दिन भर रूम में कंबल मोड़ के रखे, रात में आवे कहलाओ मेरा हो गया, रात भर बढ़िया से सोए। इसको रात, यही द्वैध शासन है। द्वैध शासन समझ रहा है? खाना खिलाएगा कौन? बंगाल के गवर्नर, और दुएगा कौन? अंग्रेज। ये द्वैध शासन, यही दीवानी। ये तो बाद में एक समझदार आदमी देखा कि रात भर ठिठुर रहा है बाहर, क्या जी, तो कहा कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया, क्या क्या उपाय बताते हैं, बस दिन भर रखो और जैसे शाम होने को कंबल भिंगा दो, भिंगाओ उसको, जैसे ही भिंगाएगा अब उसमें जैसे वो कहेगा कि लो कहा भिंगा दिया, करना मेरा टाइम है, जो करे वो अपने फिर तुमको भी लगाएगा कि ना दोनों सोएंगे। गाय तो कहा कि खूब खाना अच्छा से खिला दो, और जैसे ही वो दुहने बैठे वैसे मारो उसके मुंह पर कस के, लता उतार चला करना मेरा हिस्सा है, जो करे। तब जाके समझा कुछ दिन में कि ना भाई तो भाई हम समझदार हो गया, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। तो इस समय भी वही हाल है। अब तो ये दीवानी क्या है, बात समझ में आ गया। और ये मुगल बादशाह से क्यों लिया? बिहार के लोगों में, भारत के लोगों में साइकोलॉजिकल एक दिमाग में बात थी कि हमारा हेड तो मुगल बादशाह है,
और मुगल बादशाह ने लिख दिया कि हमको 26 लाख साल में देगा, बदले में भूमि का टैक्स वसूल अंग्रेज करेगा। अभी अलग बात है अंग्रेज को भारत की भाषा नहीं आती थी, तो वो लोकल लोगों को ही उठाया। अब तुम देखा होगा सरकार को इच्छा होती है कि बस स्टैंड में टैक्स वसूल करे, तो सरकार अपने खुद जाती है नहीं, लोकल लेवल पर देखती है कि कौन व्यक्ति मजबूत है, वो अपना ठेका दे दिया, जो ज्यादा पैसा दिया उसको दे दिया कि तुम समझो टैक्स वसूल करो। जो ठेका उठाया वो देखता है हम क्या करें, लोकल लेवल पर जो सबसे बदमाश है कहा कि तुम वहां वसूल करो, बेटा बेटी को मारना कुछ होगा तो कहना कि हम भी वहां टैक्स देते हैं, ऐसे थोड़े ले रहे। और इस मॉनिटरिंग प्रणाली से देखो लिया वही जमींदार अंग्रेज को बोलने नहीं आ रहा, तो देखा कि गांव में जाएंगे वही बिहार के गांव, अब अंग्रेजी बोलेंगे और कहेंगे कि निकालो भू राजस्व, तो समझ लो घेर के कितना मार मारेगा। तो ये क्या किया, जमींदार को दे रहा है कि मेरे पास परमिशन है और हम ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, हम भी 26 लाख देंगे, उसके बदले में मेरे पास चिट्ठी और इसीलिए हम वसूल करेंगे। तो जमींदार वहां से वसूल करके इनको दे रहे हैं, 26 लाख मुगल बादशाह को दे रहे हैं। तो पहला मुगल बादशाह जो पेंशनर बना अंग्रेजों का वह कौन है, शाह आलम द्वितीय। अब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से 4 दिन बाद भेंट किया लॉर्ड क्लाइव की, आप आइए, और कहा कि बहुत फॉर्म में रहते हैं, आप ही के कारण बक्सर का लड़ाई हुआ और ये लड़ाई में मेरा 50 लाख का नुकसान है, निकालिए। उस जमाने का 50 लाख सोचो कितना बड़ा रकम होगा, और अवध के नवाब से ले लिए। इतना ही नहीं, कहे कि आपको इलाहाबाद और काड़ा ये दो जो क्षेत्र है इंपॉर्टेंट है, ये दे दीजिए, मुगल बादशाह देखे। अब सोच लीजिए कि अवध के नवाब का भी हालत खराब कर दी, मुगल बादशाह देखा कि कुछ नहीं आ रहा है तो लिख देंगे तो 26 लाख तो आएगा, इसलिए वो भी लिख दिया है मिलाज। अब बताओ गांव में सब लोग जाने कि जमीन फल्ला बाबू का है, लेकिन वो इतना ही जान रहा है। अब फल्ला बाबू बेचारे भागे हुए, तो उसमें कई लोग आ ही जाता है उनके पास कि लिख ना दीजिए, आपके पास कागज रसीद है ना, हम समझ लेंगे, ऐसा कई लोग आ जाता है। अब लिख देगा तो फॉर्म है कि देखो लिखा गया, तो बाकी लोग चुप। मुगल बादशाह से अंग्रेज वही काम किया कि है आप ही का, भले आप नहीं है, हमको लिख दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। अब बताइए पेंशन क्यों दिया, जो बात क्लियर है सबका। अब बक्सर की लड़ाई और इलाहाबाद की संधि तक समझने के बाद अब मेन आएगा अंग्रेज कहां मैसूर, अंग्रेज कहां मराठा, अंग्रेज कहां सिख। 100 साल लगेगा, 1757 से 1857 सिख तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेज को 100 साल लगेगा। 100 साल बाद पूरे भारत उसका है, और तब 1857 का विद्रोह होगा। तो अभी पहले इतना जल्दी से लिखें और तब मैसूर तक की बात अभी करेंगे। आज मैसूर कंप्लीट करेंगे, मैसूर खत्म जब हो जाएगा तब कल मराठा और सिख काम कल खत्म, उसके बाद 18 तब लोड करेगा, फिर एक दिन एक टॉपिक, एक दिन 1857 खत्म, अगला दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म, एक दिन सामाजिक धार्मिक खत्म, एक दिन एक टॉपिक लगेगा, फटाफट 6-7 दिन खत्म हो जाएगा। तो उसमें आपका मेन यही अगले क्लास तक लोड है तुम्हारा। लिख दीजिए जल्दी जल्दी, हाँ नीचे लिखे, नीचे लिखो ब्रिटिश शक्ति का भारत में हेडिंग दे दिया सबको। चलिए बंगाल नवाब की बात तो सब आपका लिखा हुआ है ना, ये पूर्णिया अरे मैमुना बेगम अमीना बेगम सब लिखा हुआ है ना, नीचे डैश देके लिख दो। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, डायरेक्ट सिराजुद्दौला से कर ले। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, नीचे डैश देके। 20 जून 1756, 20 जून 1756, 20 जून 1756 सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पर हमला किया। सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पर हमला किया, फोर्ट विलियम किला पर हमला किया, जिसमें गवर्नर ड्रैक, और प्रमुख अधिकारी वाटसन, गवर्नर ड्रैक और प्रमुख अधिकारी वाटसन फुल्टा द्वीप पर शरण लिए, फुल्टा द्वीप पर शरण लिए तथा हालविल सहित 146 पकड़े गए, हालविल सहित 146 पकड़े गए, जिन्हें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जिन्हें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें केवल 23 बचे, 23 बचे। यह घटना ब्लैक होल की घटना कहा गया, यह घटना ब्लैक होल की घटना कहा गया, ब्लैक होल की घटना कहा गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए। 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, मद्रास से आए सेना के साथ सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि किया, सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि किया और फोर्ट विलियम पर पुनः अंग्रेज का अधिकार प्रदान किया, फोर्ट विलियम पर पुनः अंग्रेज का अधिकार प्रदान किया। चलिए नीचे हेडिंग दो, प्लासी का युद्ध, हेडिंग प्लासी का युद्ध, नीचे लिखिए तात्कालिक कारण 13 जून 1757 को अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर हमला करना, नीचे लिख दीजिए प्रधान सेनापति मीर जाफर, नीचे सेनापति डैश के राय दुर्लभ मीर मदन मोहन सिंह,
सेनापति राय दुर्लभ मीर मदन मोहन सिंह। मीर मदन और मोहन सिंह अंडरलाइन रखना क्योंकि ये दोनों सिराजुद्दौला की ओर से हैं। मीर मदन मोहन सिंह, नीचे लिख दो बैंकर कॉमा जगत सेठ अमीन चंद, बैंकर जगत सेठ अमीन चंद, अमीन चंद। नीचे कोलकाता प्रभारी, कोलकाता प्रभारी मानिक चंद, मानिक चंद, मानिक चंद। नीचे लिख दीजिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। नीचे डैश देखिए, प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे है। नीचे डैश देखिए, प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था। प्लासी का एक युद्ध एक षड्यंत्र था जिसमें मीर मदन और मोहन सिंह सिराजुद्दौला की ओर से, मीर मदन और मोहन सिंह सिराजुद्दौला की ओर से लड़े। मीर मदन और मोहन सिंह सिराजुद्दौला की ओर से लड़े, सिराजुद्दौला की ओर से लड़े। बाकी अंग्रेजों से मिले थे, बाकी अंग्रेजों से मिले थे, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई, सिराजुद्दौला की हार हुई। नीचे डैश देखिए, मीर जाफर के बेटे मीरन ने, मीर जाफर के बेटे मीरन ने, मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या की, सिराजुद्दौला की हत्या की। नीचे अस्तार के प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, लिखा गया सबसे। चलिए नीचे अब हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे अब हम लोगों को चलना है किसका, मीर जाफर का। तो मीर जाफर के बारे में लगभग जान ही रहे हो, मीर कासिम के बारे में भी जान रहे हो। मीर कासिम और जाफर से हम लोग को कहां चलना है, बक्सर का युद्ध। तो नीचे लिख दीजिए हेडिंग बक्सर का युद्ध, नीचे हेडिंग दीजिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण 1763 में, 1763 में मीर कासिम द्वारा, मीर कासिम द्वारा, मीर कासिम द्वारा लिखे दस्तक के रूप में, दस्तक के रूप में मिलने वाले अंग्रेजों के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना था। दस्तक के रूप में अंग्रेजों को मिलने वाले विशेषाधिकार, अंग्रेजों को मिलने वाले विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना था, विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना था, विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना था। नीचे डैश लिख दीजिए, अंग्रेजों ने गोडेहू के नेतृत्व में, अंग्रेजों ने गोडेहू के नेतृत्व में मुंगेर में सेना भेजी, गोडेहू के नेतृत्व में मुंगेर में सेना भेजी, जिससे मीर कासिम पटना आया, मीर कासिम पटना आया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दो, पटना में मीर कासिम ने, पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारी एलिस के साथ, अंग्रेज अधिकारी एलिस के साथ, एलिस के साथ 22 अंग्रेजों की हत्या कर, एलिस के साथ 22 अंग्रेजों की हत्या कर, 22 अंग्रेजों की हत्या कर अवध चला गया, अवध चला गया। नीचे डैश देखिए, हाँ लिख दीजिए उसी में, इस घटना को पटना कांड के नाम से जाना गया, इस घटना को पटना कांड के नाम से जाना गया। नीचे डैश देखिए 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, 1764 में अंग्रेजों की ओर से, में अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना, अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना और भारतीयों की ओर से, और भारतीयों की ओर से, भारतीयों की ओर से बंगाल का भगोड़ा नवाब, भाग के गया ना, तो बंगाल का पूर्व नवाब कर दो, सम्मान देना था, मैं तो भगोड़ा कर सकते हो। बंगाल का पूर्व नवाब या भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तत्कालिक नवाब कौन था, मीर जाफर, तो बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ब्रैकेट में अली गौहर, अली गौहर की संयुक्त सेना थी, अली गौहर की संयुक्त सेना थी, जिसमें अंग्रेज विजय हुए, जिसमें अंग्रेज विजय हुए।
जिसमें अंग्रेज विजय हुए। नीचे डैश करके लिख दो, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब बोलो कौन है? मीर जाफर था, मीर जाफर था तथा बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर विंसी टाट थे, बंगाल के गवर्नर वेंसी टाट थे, वेंसी टाट थे। नीचे हेडिंग दो, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। नीचे डैश करके लिखो, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। नीचे डैश करके लिखो, प्रथम संधि, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम के साथ किया गया, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ किया गया। उन्हें 26 लाख का वार्षिक पेंशनर बनाया गया, उन्हें 26 लाख का वार्षिक पेंशनर बनाया गया, 26 लाख का वार्षिक पेंशनर बनाया गया, पेंशनर बनाया गया। बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई, दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई, दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। नीचे डैश करके लिख दीजिए, डैश करके लिख दो, लिखें लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया, बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया और 1772 में, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन समाप्त किया गया, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन समाप्त किया गया, द्वैत शासन समाप्त किया गया। द्वैत शासन समाप्त होने नवाब खत्म, और उसी में लिख दीजिए समाप्त किया गया। और बंगाल का अंतिम नवाब, और बंगाल का अंतिम नवाब बोलो 1772 में अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था, मुबारक उद्दौला रहा, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला रहा। 72 में ही द्वैत शासन समाप्त कौन कर दिए? वारेन हेस्टिंग्स ने। हाँ 75 एक्ट से फिर खत्म हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए डैश देके इलाहाबाद की द्वितीय संधि, अरे 65 में लगा ना लॉर्ड क्लाइव से, अभी ना चला। नीचे हाँ 1919 फिर राज्य में, प्रांत में और केंद्र में फिर अलग चलते रहेगा, वो दूसरा सिस्टम होगा। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ, 16 अगस्त 1765 को हुआ, जिसमें अवध नवाब शुजाउद्दौला, अवध नवाब शुजाउद्दौला से 50 लाख युद्ध हर्जाना लिया गया, अवध नवाब शुजाउद्दौला से 50 लाख युद्ध हर्जाना लिया गया, 50 लाख युद्ध हर्जाना लिया गया। और उससे इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र लेकर, और उससे इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। चलिए ध्यान दें, बहुत ही बढ़िया, सब लोग यहां तक समझे। अब एक मानचित्र समझेंगे जिससे मैसूर की बात हो जाएगी। तो नीचे बढ़िया से एक भारत का छोटा सा मानचित्र बनाओ। मैसूर आज खत्म करेंगे, घबराओ मत कि छोड़ दिया जाएगा, उसमें माया मोह करने से काम नहीं चलेगा। अरे कोई गैप तब भी नहीं है, 3 घंटा नॉनस्टॉप पढ़ो, कोई गैप का बीच में जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से मानचित्र बनाइए, आवश्यकता होगी तो तुम्हारा इस वक्त भी पूरा ही हो जाएगा। जरूरत होगा रात भर, दिन भर रात भर भी रहेंगे, लेकिन ये नहीं सुनेंगे कि बचल रह गया, समझ गया ना? बचल रह गया नहीं सुनेंगे, खत्म तो करेंगे ही करेंगे। चाहे ये भी नहीं सुनेंगे कि अंदर लपेट दिए, कस के बाद धीरे पाएंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन टाइम लेंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और जितना जरूरत होगा तो तुमको ये नहीं सोचना कि नहीं होगा वाला हम पहले ही ना बोले, लेकिन नहीं वाला थोड़े सुनेंगे। हमको जैसा जरूरत होगा अंतिम होते उतना देर देंगे समय। जरूरत होगा कुछ नहीं, 2 बैच खाली बंद किया तो उसका दिन भर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। चलिए इसमें बना दिए मानचित्र। अब ध्यान दीजिए, मानचित्र में आपको समझाए थे यहाँ का क्षेत्र के बारे में, यहाँ के क्षेत्र के बारे में, और फिर आपको याद होगा ये क्षेत्र के बारे में, और फिर आपको यहाँ से याद होगा इस क्षेत्र के बारे में, और फिर यहाँ से यही जो देखे, ये यहाँ से ये जो देखे इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ तक का क्षेत्र, थोड़ा यह क्षेत्र, और फिर यह क्षेत्र। जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, इतने मानचित्र में आपको ध्यान क्या देना है? यही बीच का क्षेत्र कौन है? मराठा, सबसे मजबूत यही है। यह कौन है? हैदराबाद के निजाम यहां रह रहे हैं। यह कौन है? मैसूर है। यह कौन है? त्रावणकोर है। ये त्रावणकोर पर किसका मेन अधिकार है? अंग्रेज का। अंग्रेज के नियंत्रण में त्रावणकोर के राजा चल रहे हैं। ये कौन है?
कर्नाटक, इस समय उलट पुलट मत करना, कर्नाटक है, अभी का कर्नाटक अलग है, ये उस समय का कर्नाटक के नवाब का क्षेत्र है। ये कौन है? बंगाल है, यह अवध है, यह मुगल है और यह सिख साम्राज्य। अब हम लोगों को इसके बीच भी कई छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन प्रमुख जो राजा हैं इनके क्षेत्र को ही हम लोग को मेन सीखना है। तो ब्रिटिश का बंगाल पे अधिकार हो गया बक्सर की लड़ाई के बाद, द्वैत शासन के बाद। अब ब्रिटिश का कहां चलेगा? मैसूर के साथ। तो अब आपको हेडिंग दे देना है मैसूर साम्राज्य। बस आधे घंटे लगेंगे, मैसूर कंप्लीट करेंगे हम लोग, मैसूर पूरा खत्म। और मैसूर पूरा पढ़ने के बाद तब हम लोगों को अगला दिन मराठा और सिख कर लेंगे। उस पर सिख आते आते 1857 हो जाएगा, फिर उसके बाद तो लोड खत्म, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का गियर स्टेटर हाथ में आ जाता है। फिर गांधी जी 6 घंटा भी सुनाएंगे तो परेशान नहीं होगे, इस समय परेशानी थोड़ा होती है, इसमें गियर फुल नहीं दिया जा सकता। इसमें आज सोचे थे कि मराठा भी खत्म करेंगे, फिर देखिए उतना टाइट में कवर हो जाएगा, इसलिए मैसूर तक ही केवल सोचे कि आज कर देते हैं। कहा तेज पा रहे थे तुम लोग, लग रहा नर्सरी क्लास में 8 दिन में क्या सीखेगा? मगर कौन ब्रेक तेरे भुला जाओ, लिख जल्दी से, पूरा खत्म करके तब अगला विषय पढ़ेगा तो ब्रेक देंगे। चलिए लिख दिया सब कोई? हाँ, नीचे हेडिंग दो मैसूर साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य। एक एक दिन में इतना पन्ना भरता है, नालायक लोग बाहर मेरा इंतजार करता है, ये आए कि नहीं? बैठ के नहीं रहना तो एकदम निकाल के पढ़ो, अगला दिन से पूछताछ करके अब पिठवा पर देंगे ना 4 बार टिम वो एकदम लगेगा कि ना अब जो है याद करना हम शुरू करें। ये लोग नो स्टडी नो टेंशन जोन में चला जाता है, एकदम पढ़ने बंद कर टेंशन बंद हो जाएगा। चलो ध्यान दें, सुनिए सब कोई। अब यहां से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? बंगाल पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो यहां के बाद इसका ध्यान किस पर आया? मैसूर पर। कारण कालीकट घाट वगैरह जितना है वो कहां है? मैसूर में। मैसूर के बारे में सुनोगे अब, एकदम ध्यान दो, उतारना एकदम बंद करो। मैसूर के बारे में हम लोग समझे, यहाँ एक वंश था जिसका नाम था अडियार वंश। मैसूर का वंश कौन है? अडियार। अब सुनिए, अडियार एक राजा है और उसी से मैसूर की कहानी शुरू होती है। तो देखिए इसके संस्थापक का ही नाम है ओडियार, और ओडियार 1612 में मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान देते जाना। अब जब तक ओडियार रहे, इनकी राजधानी कहां है? श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम आज के कर्नाटक में है इनकी राजधानी। अब ध्यान दो, मैसूर का साम्राज्य धीरे धीरे ओडियार के समय काफी बड़ा हो गया, आज के कर्नाटक से लेकर कुछ क्षेत्र तमिलनाडु तक। इंपॉर्टेंट क्यों है वो सुनिए। ये मैसूर साम्राज्य से पूरे किनारे अंग्रेज हैं, मद्रास वगैरह का क्षेत्र, ये त्रावणकोर में भी अंग्रेज। अब इस समय ओडियार अकेले एक मजबूत राजा है, कोई समस्या नहीं थी। इसी वंश का जब राजा कृष्णराज सेकंड बना तो ये कमजोर शासक, इस समय इसकी शक्ति इसके पास से निकल करके दो के पास चला गया, एक सेनापति देवराज और एक वही दीवान का प्रधान नंदराज। नंदराज और देवराज यही दोनों समझो कि मेन राजा है, ये केवल कृष्णराज मोहर बना हुआ। अब इसी समय की कहानी है कि नंदराज ने क्या किया, एक व्यक्ति है फतह मोहम्मद, इस फतह मोहम्मद उसका एक वफादार सेनापति, और फतह मोहम्मद के अचानक मरने के बाद नंदराज ने इसी का बेटा हैदर अली को बढ़िया प्रशिक्षण दिया और हैदर अली को डिंडुगुल का प्रधान बनाया। डिंडुगुल तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट जगह है, और डिंडुगुल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इधर बॉर्डर लाइन पर था और बॉर्डर लाइन पर इधर अंग्रेजों का प्रभाव, तो वहां एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक व्यक्ति को ही हेड बनाते। अगर मजबूत नहीं रहेगा तो अंग्रेज कभी भी हमला करेगा। तो देखो डिंडुगुल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपको मिल रहा है। आपसे पूछा डिंडुगुल कहां? तमिलनाडु में। इसके साम्राज्य कर्नाटक से तमिलनाडु के क्षेत्र तक, और डिंडुगुल तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का वह क्षेत्र अंग्रेजों से सटा हुआ है, और उस क्षेत्र का प्रधान हैदर अली को बनाया गया। हैदर अली कम ही उम्र में वहां का फौजदार बनने के बाद काफी वीरता का प्रदर्शन किया, अंग्रेज कई बार आक्रमण किया, कहीं कोई हिलने तक नहीं दिया। ये सब खबर कृष्णराज द्वितीय तक भी पहुंचा कि एक बहुत योग्य सेनापति मिला है हैदर अली। हैदर अली छोटा कर्मचारी, अब सोचो उसके पिता है फतह मोहम्मद, मर गए, नंदराज ही ट्रेनिंग करवाया है और नंदराज ही डिंडुगुल में पोस्टिंग दे दिया, वो केवल एक फौजदार। अब यहाँ पे इसकी चर्चा तो हो रही है कि हैदर अली एक मजबूत शासक है। यहाँ कंडीशन क्या है, नंदराज और देवराज धीरे धीरे स्वतंत्र जैसा करने लगे, कृष्णराज के वैल्यू ही खत्म कर दी। तो इनकी पत्नी राजमाता और स्पेशल वैल्यू दी हैदर अली की, दोनों ऐसा नहीं सुने, हमारे पास योग्य सेनापति है हैदर अली, तो हैदर अली को डिंडुगुल से बुलाई और कही कि इन लोगों को किसी तरह ठीक करो। और हैदर अली नंदराज को हराया, और हराने के बाद नंदराज जब हारा तो कृष्णराज के समय अब हैदर अली का समझो राजा कृष्णराज है, लेकिन अब चलंती किसका? हैदर अली। और हैदर अली को सबसे इंपॉर्टेंट सहयोग कौन दे रहा है? तो इस साइड में फ्रांस, क्योंकि फ्रांस तो इंग्लैंड के साथ उसका भैंसा की लड़ाई, वहां से यूरोप से लेकर इंडिया तक लड़ रहा है। इस साइड में देख रहा है कि अंग्रेज एकदम है, तो फ्रांस का एक बस्ती है माहे, याद है सबको? इस साइड में भी फ्रांस के कई बस्ती है, तो फ्रांस देख रहा है इधर मजबूत रखेंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे, और इसीलिए फ्रांस हैदर अली को सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे ही एक कृष्णराज द्वितीय का 1766 में मृत्यु होता है, अडियार वंश को खत्म करता है, और हैदर अली खुद को कहता है कि हम मैसूर के सुल्तान हैं, और 1766 में कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु के साथ इस पूरे साम्राज्य का राजा सुल्तान कौन बन जाता है? हैदर अली। तो देखो ओडियार से हैदर 1766 में राजा बनता है। अब हैदर अली जब राजा बना तो हैदर अली का बहुत बढ़िया ट्यूनिंग किसके साथ है? फ्रांस के साथ। और फ्रांस के साथ जिसकी ट्यूनिंग होगी, ये निश्चित है कि अंग्रेजों से उसकी लड़ाई होगी। इस समय बार बार आक्रमण हो रहा है किसका? मराठा। ये तो भाग्य मनाइए कि 1761 में मराठा कुछ डाउन हो गया पानीपत के तृतीय युद्ध से, नहीं तो पूरा मैसूर मराठा का होता। वो डाउन हो गया 61 में, इसलिए 66 में हैदर अली का हो। अब मराठा से ठीक ऊपर कौन है? हैदराबाद के निजाम, और उधर बंगाल में कौन है? अंग्रेज। अब अंग्रेज का देखो प्लानिंग क्या है, यहीं से अब इनकी लड़ाई होगी, और ये लड़ाई में आपको ध्यान रखना है कि 4 इसमें आपको लड़ाई होगी। पहली लड़ाई का नाम है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के बारे में समझें, ये मैसूर है, ये कर्नाटक है, त्रावणकोर है, ये हैदराबाद है, मराठा है, और इधर बंगाल, बंगाल में अंग्रेज। अब सुनिए जरा, बंगाल के गवर्नर है वेरेलस्ट, आपको बताया था कि सब जगह गवर्नर बनते थे। मुंबई के गवर्नर है कर्नल बुट, और मद्रास के गवर्नर है जोसेफ स्मिथ। ये सब मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि ये क्षेत्र अगर हो जाता तो मसाला वगैरह पर हम लोग का एकाधिकार हो जाता। और इसी कारण से अंग्रेज क्या किया, बड़ा बढ़िया प्लानिंग बनाया कि 3 का गुट बनाते हैं। क्या? मराठा और हैदर अली और हम लोग तीनों मिल जाते हैं। तीनों अगर मिल गए तो मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज अगर हैदर अली पर हमला करेंगे तो हार निश्चित हो। और तीनों का एक गुट बनाया 1767 में, और उसके बाद अंग्रेजों ने हमला कर दिया हैदर अली के साम्राज्य। जब अंग्रेज हमला किया तो सेना में यहां से नहीं यहाँ का रहेगा, मद्रास इनका मेन सेंटर है ना। आपको याद होगा कि कलकत्ता भी डिस्टर्ब हुआ था तो मद्रास से सेना गया, तो इसलिए मद्रास से सेना आकर के और हैदर अली पर हमला कर दी।
जब हमला हो गया हैदर अली पर, तो हैदर अली देखा कि मामला गंभीर है, तो हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में मिलाया। मराठा को भी कहा कि अरे भाई आपको तो देते ही हैं, कुछ और देंगे, हम लोग आपस में एक रहेंगे, विदेशी है। बड़ा समझाते बुझाते अंग्रेज तो आया था, तीनों मिल के मारेंगे, मालूम चला कि दोनों साइड हो गया कि भाई तुम लोग का मामला है, अपना समझो। बात समझिए। अब जब अपना समझो का मामला आ गया, तो हैदर अली दक्षिण भारत का पहला राजा है जो अंग्रेजों को घर चढ़ के खूब मारे, पूरा मद्रास पर कब्जा कर लिया। बात समझ, इसलिए पूछे जाएंगे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों को हराने वाला पहला शासक कौन है? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो देख रहे हो, इसमें हैदर अली अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करते हैं। अंग्रेज सोचा था कि सबको लेके जाएंगे, कोई नहीं गया, और हैदर अली कहा कि बंगाल समझ रखा है ये हैदर अली का साम्राज्य, और इसीलिए पूरे मद्रास तक हैदर अली कब्जा कर लिए। 1767 से 69 तक अंग्रेज की हालत खराब, पूरे मद्रास जीत गए। अब जब जीत गए तो अंग्रेज देखा कि जाए, तो सोचे थे क्या हो गया क्या, तो अंग्रेज रूप भी बड़ा बढ़िया बदलते थे। इसीलिए 1769 में अंग्रेज हैदर अली के सामने घुटना टेके और इनसे एक संधि किया, मद्रास की संधि, कि लड़ाई में जो आपका खर्चा हुआ ले लीजिए, हम दोनों मित्र रहेंगे, और आपसे एग्रीमेंट करते हैं अगर कभी आप पर मराठा और हैदराबाद का निजाम हमला किया, हम आपके साथ हों। हैदर अली को भी लग रहा है कि मराठा तो बीच बीच में हमला करता है, अंग्रेज साथ मिलेगा तो भी सही है, तो हैदर अली सरिया भी दिए, और फिर 1769 में मद्रास की संधि किए, और फिर से मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिए, और फिर से अपने क्षेत्र में वापस आ गए। तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपने सुना, इस युद्ध में आपने सुना कि जीता कौन? हैदर अली। 1767 से 1769 2 साल की लड़ाई है, और इस लड़ाई में ये मद्रास की संधि से लड़ाई समाप्त हुई, जीता हुआ क्षेत्र हैदर अली ने दे दिया। अब दे दिया तो अंग्रेज का रूप जरा सुनिए। अब अंग्रेज दूसरी लड़ाई में क्या कर रहा है, जरा बढ़िया से समझेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या है उसको समझें। अब यहाँ 1771 में मराठा अचानक हैदर अली पर हमला करके उसको हरा दिया और उसका कुछ क्षेत्र छीन लिया। उस समय हैदर अली अंग्रेज से चिल्लाया कि 2 ही साल पहले संधि की है हम लोग कि अगर कोई हमला करेगा तो बचाएंगे, इसलिए तुमको मद्रास छोड़े, तुम आओ सेना लेके। अंग्रेज मुस्कुरा रहा है कि लड़ो अपने में, कमजोर होगा तब हम ठीक करेंगे। नहीं आया तो हैदर अली को एक वैसे ही गुस्सा था कि भाई संधि किया था कि सब साथ रहेंगे, और आया नहीं। दूसरी बात यहां पर आपको याद है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है। तो आपको बताए थे कि अमेरिका की स्वतंत्रता में फ्रांस सेना भेजा था लफायते के नेतृत्व में। फ्रांस का एक सेनापति था लफायते, उसको पूरा सेना लेके भेज दिया। हुआ क्या था, अमेरिका के किनारे हिस्से पर अमेरिकी के लोग थे, और इंग्लैंड कोई भी जहाज यहीं रोकता था और यहां से इंग्लैंड ले जाता था। अब इस समय यहां पर अमेरिका के लोगों को गुस्सा क्या था, इंग्लैंड स्टाम्प एक्ट लगाए कि अमेरिका में कोई जमीन लिखाएगा तो इंग्लैंड के स्टाम्प लगेगा। अब लिख देगा 1000 रुपया, तो लिखाइए 1000 रुपया इंग्लैंड को जाएगा। तो अमेरिकी वासी हल्ला कर रहे थे कि तुम करता क्या है यहाँ, और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उन्होंने नारा दिया, और गुस्सा में आके बोस्टन बंदरगाह पर जब पूरा चाय से लदा हुआ जहाज रोके कि इंग्लैंड जाएगा, तो अमेरिका के लोग पूरे जहाज से चाय के पत्ती को बोरा के साथ समुद्र में फेंक दी। अब बहुत जहाज बड़ा बड़ा होता है, अब जैसे ही पूरा फेंक दिए तो पूरा समुद्र का पानी किनारे चाय के पत्ती से लाल हो गया। ये खबर जब पूरे अमेरिका में गया तो सारे लोग दौड़ के आए कि सही में लाल कितना हुआ है, नजदीक से देखें, और देखे कि सही में चाय जैसा लाल एकदम लाल है। तो ये लोग जस्ट मनाए, कप निकाल के समुद्र के पानी ही लिए और बोस्टन का टी पार्टी की, बोस्टन टी पार्टी की, चेयर्स, दोनों अपना फिरार है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर बोस्टन टी पार्टी होने का मतलब एक ही है कि इंग्लैंड से सेना आएगी। ये साधारण घटना नहीं है, टी पार्टी तो कर लिया, बड़ा मजा है, तुम उसका करोड़ों का चाय उलट दिया। अब यहां से इंग्लैंड अपना पूरा सेना भेज रहा है। अब इंग्लैंड जब सेना भेज रहा है तो जो टी पार्टी बनाए थे वो लोग डर गए, ये तो आ रहा है सेना तो हम लोग सही करेंगे। तो फ्रांस इससे 7 वर्षीय लड़ाई लड़ा था 56 से 63, और इंतजार में था कि कब बदला ले, 76 आया होगा। तो फ्रांस लफायते उसका एक अच्छा सेनापति था, उसके नेतृत्व में पूरा सेना भेज दिया कि लो ये लोग हथियार बम गोली सब रखा, अब तुम लोग खाली पीछे से रहना, आगे से लोग सब फायर करेगा, तुम लोग खाली मोर्चा पे रहना। अब देखिए, इसके कारण अंग्रेज की सेना हार गई, और अंग्रेज की सेना हार गई तो ये लोग जस्ट मनाया कि अमेरिकी स्वतंत्र हो गए 4 जुलाई 1776। अब इस डेट पे आप समझ रहे होंगे कि इस 76 में इंग्लैंड और फ्रांस में कितना कटता आया होगा। ये कटता तो समझ रहे हैं। अब जब कटता आया तो आपको मालूम है कि हैदर अली किसका सहयोगी, फ्रांस का, तो फ्रांस के सहयोगी है। तो इस समय जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज यहां पर है, इसने फ्रांसीसी बस्ती माहे पे हमला कर दी। आपको याद है माहे इधर है, और माहे पर जब हमला किया तो हैदर अली को बड़ा नागवार गुजरा कि बताओ अरे अमेरिका में कुछ हो रहा है तो इसका तुम साइड इफेक्ट इंडिया में भी मेरे साम्राज्य में दिखाएगा, और अभी तुमको हराए थे वो भुला गया है। और इसी कारण से हैदर अली अब 1780 में ये अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट का मतलब कर्नाटक की राजधानी, फिर हैदर अली फॉर में। लेकिन ये जो द्वितीय देख रहे हो, ये लड़ाई बड़ा भयंकर लड़ाई है। 80 से 84 बीच में ब्रेक है 82। यही 1781 में यहां एक लड़ाई है पोटा नोवा का युद्ध। इस लड़ाई में बुरी तरह हार गए कौन, हैदर अली, और उनका जो क्षेत्र जीता हुआ इधर था उनकी हार हो गई। इस सदमा को सह नहीं पाए कि हम हार गए जो हमेशा जीतते थे, और इसके कारण हैदर अली का लड़ाई के दौरान ही मृत्यु हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो द्वितीय है, 2 साल में मरेंगे 80 से 82। मरे 82 में लोगों ने सोचा कि हार गए, लेकिन मरने के साथ उनका बेटा गम नहीं मनाया। टीपू सुल्तान कहा कि हम है ना, लड़ाई जारी रहेगी, और देखिए एक मरे और टीपू सुल्तान शुरू, और यही 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब इस लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, टीपू सुल्तान। इस समय आपसे पूछा जाएगा कि बताओ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। मद्रास का कौन है, मैकार्टनी बंगाल, इसमें मद्रास का है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का। बंगाल वाला मेन क्लियर चाहिए, ये मद्रास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमला वहीं पे, ये इसी ने हमला करके माहे को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान बढ़िया से लड़ाई लड़ते हैं, और टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए युद्ध में आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है 1784 मंगलोर की संधि। बोलो, पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि। इस संधि के द्वारा फिर से जितना कोई एक दूसरे का क्षेत्र जीते थे लौटा दिया गया, टीपू सुल्तान को भी अपना साम्राज्य वापस हो गया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं। इस समय अब 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। ये रॉकेट शब्द एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट। हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रांस के सपोर्ट में थे, और फ्रांस इंडिया में पहली बार इनको रॉकेट टेक्नोलॉजी दिया। पहली बार रॉकेट का प्रयोग हैदर अली ने किया, लेकिन हैदर अली का रॉकेट बांस का बना होता था। रॉकेट समझते हो, आसमान तारा जिसको कहते हैं, यहां से छोड़े ऊपर फूटा तो उस समय बांस में यहां बारूद लगाए और छोड़े तो सेना पर जाके गिरा, 2-3 घायल हुए। धीरे धीरे टीपू सुल्तान इसकी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा किया, लोहा का रॉकेट बनाया, और वही रॉकेट का बड़ा रूप मिसाइल धीरे धीरे बना।
तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मिसाइल के रॉकेट के जनक कौन है, तो टीपू सुल्तान, क्योंकि उनके समय ओरिजिनल बना। भारत में पहली बार रॉकेट का प्रयोग कौन किया, हैदर अली, और इनके पास यही रॉकेट और मिसाइल था जिसके कारण मंगलोर की संधि हुई। ऐसा नहीं करता। बंगाल के नवाब कह रहा था कि क्या जरूरत है संधि का, जब हम युद्ध जीत रहे हैं तो संधि क्यों किया, वापस क्यों किया। मद्रास का नवाब कह रहा है कि वहीं से मारता है, यहां तक हमला कर लेता है। कितना हम नुकसान है, ये सबसे अच्छा शांति है। अब देखिए इसके पास मिसाइल था, तुमको लग रहा है कि मंगलोर की संधि क्यों हुई, कारण मिसाइल, और इसीलिए मिसाइल से दोनों को। भारत में पहला राजा जिसने मिसाइल का प्रयोग किया हैदर अली। भारत में मिसाइल का जनक किसको कहते, टीपू सुल्तान को। मेन उसने क्रिएट किया, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। और देखो कितना आश्चर्य की बात है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति में एक दल बना जैकोबियन दल, और टीपू सुल्तान जैकोबियन दल का इंडिया से सदस्य बन रहा। सोचो फ्रांस से कितना जुड़ा हुआ है। जो सुनो, ये कह रहा है कि जैकोबियन दल हम भी मेंबर बनेंगे, मेंबरशिप बताइए, इंडिया से बन रहा। फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में, कि फ्रांस में क्रांति हुई, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति का एक वृक्ष लगाया। तो तुमसे पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में वृक्ष कौन लगाया, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो तुम सुन रहे हो, ये सब इंटरनेशनल आदमी, इंडिया में रह के फ्रांस से उस जमाने में वो लोग गहरी दोस्ती, और इसी कारण से टीपू सुल्तान अंग्रेज से भिड़ भी रहे। लेकिन अब तीसरा नंबर जो देखोगे बड़ा दुखदाई होगा, और चौथा लास्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, 4, कर्नाटक के युद्ध 3, धीरे धीरे सब बताएंगे, सिख का युद्ध कितना, मराठा का युद्ध कितना, सब जहां सेट है, एक बार जहां मन से बैठा के लिखा बस क्लियर हो जाए। अब ध्यान से समझें, तीसरा नंबर हम लोग युद्ध देखें। अब तीसरा में कौन बचेंगे, तीसरा में कौन बचेंगे, टीपू सुल्तान। अब बड़ा हल्का है, क्योंकि लड़ाई बहुत कस के नहीं होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से कब हुआ, 92। इसका कारण क्या है, कारण है कि इस समय बंगाल के गवर्नर बनके एक आए हैं, और वो गवर्नर अब बताओ 1790-92 में जो आए कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, जब गवर्नर पद का शपथ ले रहा था तो उस समय सोच रहा था कि सब लोग उपस्थित होंगे, तो मालूम किया कि सब लोग आए, टीपू सुल्तान नहीं आए, वो फ्रांसीसी के साथ लगा हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक काम किया, भारतीय मित्र राज्य की सूची जारी किया कि इतना राजा भारतीय हमारे मित्र, और उस सूची में टीपू सुल्तान का नाम नहीं था। क्यों, कहा कि हम जब आए तो तुम स्वागत नहीं किए, अब तुम कहीं को जाएगा अधिकारी तो चाहेगा ना कि मेरे स्वागत में लोग लगे रहे, अभी नहीं है। दूसरा नंबर है कि टीपू का फ्रांसीसी से निकटता था। और तीसरा नंबर हम लोग देखें, ये त्रावणकोर जो देख रहे हो, ये त्रावणकोर ब्रिटिश नियंत्रण में था, टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला किया, ये तात्कालिक कारण। अब अंग्रेज देखा कि एक तो हमारा मित्र में नहीं है, दूसरा फ्रांस के नजदीक है, तीसरा हमारे जो सानिध्य में है त्रावणकोर, उस पर हमला किया है। और 1790 में इसमें पहली बार अंग्रेज तीनों गुट बनाने में सफल हो गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस इतना तेज था, मराठा निजाम सबको मित्र सूची में डाल, और कहा कि हम लोग सब मित्र हैं, तीनों मिलकर हमला कर दी। पहला में भी प्लान था, फेल हो गया, तीसरा में प्लान सक्सेस हो गया, और जब तीनों मिलकर हमला किए तो इस लड़ाई में टीपू सुल्तान बुरी तरह हारा। और 2 साल की लड़ाई में 92 में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई, और इस संधि से समझ लो 3 करोड़ का हरजाना लगाया गया, उसका साम्राज्य छीन लिया गया। इतना हरजाना है कि उस जमाने में 3 करोड़ टीपू सुल्तान के पास नहीं। तो कहा गया कि 3 करोड़ अभी नहीं है, कहा कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे देना, बेटा बेटी सबको दो, हमारे यहाँ अरेस्ट में रहेगा तब तक जब तक पैसा नहीं दो। तो टीपू का हालत खराब हो गया, श्रीरंगपट्टनम से लगभग आधा साम्राज्य खो दिया। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू का आधा साम्राज्य खत्म हो गया। उसी बीच यहाँ पे आपने देखा कि हेड कौन बने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, और वेलेस्ली तो एक नया संधि लाया, सहायक संधि। यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 का कारण है। वेलेस्ली क्या किया, ये और तेज था, ये देखा भारत में छोटा छोटा बहुत राजा है, तो वेलेस्ली कहा कि हमारा एक संधि है, सहायक संधि। ये क्या है, राजा से पूछेंगे कि आपके पास कितना सेना है, राजा कहेगा 10,000, वाह बहुत बड़ा राजा है। एक सेना को महीना में कितना देते हैं, तो 100 रुपया, वेरी गुड। तो आप कितना खर्च करते हैं, 10 लाख, साल भर में 10 लाख गुने 12, 1 करोड़ 20 लाख। तो आप 1 करोड़ 20 लाख सुरक्षा में खर्च करते हैं, अच्छी बात। आप हमारे साथ संधि कीजिए, केवल 20 लाख, 1 करोड़ खत्म, केवल 20 लाख दीजिए। जो सेना का पेमेंट 1 करोड़ 20 लाख है, तो हमको 20 लाख दीजिए। आपके सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज। आपके पास 10,000 सेना है, हम हो सकता है आपको 500 ही सेना दे, लड़ाई कोई कर लेगा आपसे तो 50,000 पहुंचा देंगे, अलग से कुछ नहीं लेंगे। आप निश्चिंत रहिए और इस संधि पर दस्तखत कर दीजिए, हमारा इस सहायक संधि है। अगर नहीं दस्तखत करने का मन है तो फरिया लीजिए, 2 ही ऑप्शन है, बीच में कुछ नहीं है आपके पास। या तो दस्तखत कर लीजिए तो सेना हटा लीजिए, आपका सेना नहीं रहेगा, सेना मेरा रहेगा, और आपको कोई दिक्कत होगा सुरक्षा हम देंगे। और अगर लगता है कि नहीं अंग्रेज गड़बड़ कर रहा है तो फरिया लीजिए, आप हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। पहला राजा हैदराबाद के निजाम है कि लाइए दस्तखत कर देते हैं। क्यों, मराठा से इसको बड़ा डर था, मराठा शुरू में दस्तखत नहीं करेगा, अंतिम देखते देखते देखोगे वो भी दस्तखत करे। फिर यही टीपू सुल्तान को चिट्ठी भेजा वेलेस्ली, ये अभी भी समय, कहो कि जितना सेना है हटा रहे, आपका सेना रहेगा, तुम रह सकते हो, नहीं तो लड़ना होगा। टीपू ने कहा कि बस लड़ ही लो, जीते जी हम तुम्हारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। और टीपू सुल्तान 1799 में टीपू लड़ाई क्षेत्र में ही मारा गया। जब टीपू मर गया तो अंग्रेज कितना तेज है, वो देख रहा है कि टीपू के मार के शासन करेंगे तो जितने यहाँ नागरिक हैं, उनके प्रजा हैं, वो तो हम पर एकदम फायर रहे। तो अंग्रेज वेलेस्ली ने क्या किया, कहा कि यहाँ मेन अडियार वंश था, हैदर अली टीपू सुल्तान बीच में घुसा है, इसलिए अडियार वंश के देखो कौन कोई बालिक है, तो मालूम चला अडियार वंश का एक राजा है कृष्णराज, दूसरा बेचारा 6 महीना का लड़का है, 6 महीना का। और अंग्रेज यही कृष्णराज को गद्दी पर बैठा है और कहा घबराओ नहीं, ये पूरा मैसूर का देखभाल हम करेंगे, ये 6 महीना का बच्चा हमारे साथ सहायक संधि करेगा। और सहायक संधि पर 6 महीना के लड़का कृष्णराज के अंगूठा लिया गया, क्योंकि बेचारा दस्तखत तो करेगा नहीं। अब सोच लीजिए, इसका अंगूठा लेकर के और मैसूर को कहा गया कि ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत सहायक संधि में शामिल हो गया। अब बताओ आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, 4। पहला में कौन जीता, हैदर अली, दूसरा में हैदर अली मर गया, टीपू सुल्तान के साथ एक संधि हुई, मंगलोर की संधि, तीसरा टीपू सुल्तान हार गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में सहायक संधि हो गया, टीपू मारा गया। तो बोलो किसमें टीपू मारा, चौथा, किसमें हैदर अली मारा, दूसरा। डेट भी 2-2 साल का बड़ा मजेदार है, इससे याद हो जाएगा। एक तो 99, ये तो सीधा सीधा 99 के चक्कर में टीपू मर गया, दिमाग में क्लियर है सबका। 99 के फेर में टीपू मर गया। यहां ध्यान दो, 90 से 2 साल, उधर भी ध्यान दो, 2 साल में 80 से, जल्दी बोलिए, 80 से 84, तो 82 में हैदर अली और फिर 84 में खत्म। बोलो क्लियर है सबका। और तीसरा नंबर जो आपने देखा, ये आप देख लिए, और पहला नंबर आपने देखा 69, 67 से 69, 2 साल का गैप। बोलो पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा कितना 90 से 92, और चौथा 99 के फेर में खत्म। पहला में संधि
मद्रास की संधि, दूसरा में संधि मंगलोर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा में सहायक संधि। अब ये बताओ ये चारों स्टेप एकदम क्लियर है कि नहीं? अब आपका ध्यान दीजिए, अब आपका ये पूरा काम कंप्लीट। इतना लिख लो जल्दी से, तब भूगोल की ओर चलेंगे। लिखो जल्दी जल्दी। अरे इतना खुश क्या हो जाता था? चलिए 4 दिन में समझ में आ जाएगा कि जवान किधर बैठा है, खड़ा है कि बैठा है। 4 दिन में समझ में पूरे आ जाएगा। अभी मैंने कि रौद्र रूप नहीं ना देखा है, तुम लोग अभी छोटका रूप वाला देखा है सब। लिखो जल्दी से, मैसूर नीचे डैश के लिखो। संस्थापक, संस्थापक तुमको चिन्ह लगा में लगा लेना, कल बीमार पड़े तो तुम्हें मारेंगे, समझ लो। लिखे संस्थापक ओडियार, ओडियार 1612 कॉमा राजधानी, राजधानी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक। राजधानी श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक। हाँ आधुनिक कर्नाटक, उस समय का नहीं, मॉडर्न अभी के कर्नाटक में। नीचे लिख दीजिए कृष्णराज द्वितीय, कृष्णराज द्वितीय के समय हैदर अली, हैदर अली डिंडीगुल, 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 डिंडीगुल ब्रैकेट में तमिलनाडु का फौजदार बना। डिंडीगुल ब्रैकेट में तमिलनाडु का फौजदार बना। नीचे देखिए 1766 में, 1766 में कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु के बाद, कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु के बाद, कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु के बाद हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया, स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। नीचे हेडिंग दो आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मींस कौन हो गए? अंग्रेज, अंग्रेज और मैसूर की लड़ाई। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। बोलो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4। नीचे टेक्स्ट लिखो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध कितना हुआ? 3, आंग्ल मैसूर 4, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। नीचे हेडिंग दो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रैकेट में 1767 से 69, 1767 से 69 डैश तक लिख दीजिए। अंग्रेजों की हार हुई, अंग्रेजों की हार हुई। हैदर अली मद्रास पर अधिकार किए, हैदर अली मद्रास पर अधिकार किए, हैदर अली मद्रास पर अधिकार किए। नीचे डैश तक लिख दो इस समय बंगाल के गवर्नर, इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट, लॉर्ड वेरेलस्ट, मुंबई के गवर्नर कर्नल वुड, मुंबई के गवर्नर कर्नल वुड और मद्रास के गवर्नर जोसेफ स्मिथ थे। मद्रास के गवर्नर जोसेफ स्मिथ थे, मद्रास के गवर्नर जोसेफ स्मिथ थे। नीचे डैश देखिए 1769 में, 1769 में मद्रास की संधि हुई, 1769 में मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि हुई जिसमें, जिसमें हैदर अली ने मद्रास का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा, हैदर अली ने मद्रास का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा, अंग्रेजों को सौंपा। चलिए नीचे हेडिंग दो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रैकेट में 1780 से 84, 1780 से 84। नीचे कारण लिख डैश, कारण लिख डैश अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बात समझ में आया ना सबको? लफायते के नेतृत्व में सेना कौन भेजा है? फ्रांस, इसलिए इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस हो चुका है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कॉमा माहे पर, माहे किधर है? केरल में, वो इसके साम्राज्य में था। माहे पर, माहे पर अंग्रेज का हमला, माहे पर अंग्रेज का हमला। माहे किसकी बस्ती है? फ्रांसीसी बस्ती है, तो माहे पर अंग्रेज का हमला। नीचे डैश तक लिख दीजिए, नीचे डैश तक लिखे पोर्टानोवा के युद्ध में, पोर्टानोवा के युद्ध में, पोर्टानोवा जगह, पोर्टानोवा के युद्ध में 1781 में, पोर्टानोवा के युद्ध में 1781 में आयरकुट के नेतृत्व में, आयरकुट के नेतृत्व में, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा, ब्रिटिश सेना द्वारा हैदर अली की हार हुई, ब्रिटिश सेना द्वारा हैदर अली की हार हुई। हाँ वही है। नीचे अस्ताला के रास्ते लिख दीजिए 1782 में, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये लाइन को अस्ताला लगा देना, पूछा जाएगा हैदर अली किसमें मरा? तो दूसरा टीपू सुल्तान, चौथा, सब दो के चक्कर इसमें। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया, जिसके बाद युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया, युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया, टीपू सुल्तान ने किया। नीचे डबल स्टार लगा दीजिए 1784 के मंगलोर की संधि, 1784 के मंगलोर की संधि, 1784 के मंगलोर की संधि द्वारा, द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92। नीचे डैश लिख दो बंगाल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सब वेरी लास्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस, सब याद रखोगे, फिर गवर्नर जनरल पाएंगे, सब बात आएगी तो तुमको याद करने में सुविधा हो जाएगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नीचे लिख दो कारण डैश लिखिए कॉर्नवालिस के भारतीय मित्र सूची में टीपू सुल्तान का नाम शामिल नहीं था। नीचे डैश लिखिए ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान का हमला। नीचे डैश लिख दीजिए अंग्रेज मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान से युद्ध किए। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। नीचे डबल स्टार लगा डैश लिखिए डैश लिख दीजिए 1792 में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। 3 करोड़ युद्ध हार जाना का भार दिया गया। टीपू ने लगभग आधा साम्राज्य खो दिया। चलिए नीचे लिख दीजिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। नीचे डैश लिख दीजिए कारण बंगाल गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि। नीचे डैश लिख दीजिए टीपू सुल्तान की मृत्यु। नीचे डैश लिखिए वेलेस्ली ने अडयार वंश के कृष्णराज को राजा बनाया। और उसके साथ सहायक संधि किया। चलिए नीचे हेडिंग दो मराठा। अब हम लोगों को 2 पढ़ना है, पूरे क्लास में लग जाएगा मराठा और कौन सिख। मराठा और सिख के साथ पूरे एक बेसिक लेवल का सिस्टम पूरा कंप्लीट, तब 1857 से भाग कमेगा। मराठा सिख तक खूब लोड पड़ेगा, इधर डेट नाम ये सब बैठ के खूब लिखोगे अपने से, तब क्लियर होगा तुम्हारा। जल्दी से सब्जेक्ट चेंज करें, निकालो भूगोल। स्थानीय ना है, लोकल है, तो इसलिए पहला में है तो सब मिल करके होगा कि आपको जो चाहिए हम देंगे, अंग्रेज कुछ नहीं देगा, केवल विदेशी है।